साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित आज के अस्मिता कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं प्रतिष्ठित हिंदी कथा लेखिका श्रीमती चंद्रकांता जी। उनसे अनुरोध होगा कि वे कृपया मंच पर आ जाएं। और हमारे बीच इस कार्यक्रम में कहानी पाठ के लिए आमंत्रित है हिंदी के 3 प्रतिष्ठित कथा लेखिकाएं श्रीमती सुमति सक्सेना लाल जी, श्रीमती सुनीता जी और श्रीमती वंदना गुप्ता जी। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग मंच पर आ जाएं। मित्रों, साहित्य अकादमी की कई कार्यक्रम श्रृंखलाएं हैं। अकादमी के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होते हैं, पुरस्कार समारोह, साहित्य उत्सव, संगोष्ठियाँ, परिसंवाद, उन सब के अलावा रचना पाठ और विमर्श के लिए हमने कई तरह की कार्यक्रम श्रृंखलाएं स्थापित की हुई है। और उनमें यह अस्मिता नाम की कार्यक्रम श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे शुरू किया गया था कि जो हाशिए के स्वर है, अपनी अस्मिता की तलाश में जो समुदाय है, उन सबको एक मंच देने के लिए इस तरह के मंच की शुरुआत की गई थी अस्मिता नाम से। बाद में हमने विभिन्न कार्यक्रमों में अलग ढंग से भी उन अस्मिताओं के लिए अलग मंच स्थापित किए, जैसे नारी चेतना या फिर आदिवासी स्वरों को लाने के लिए, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए अलग तरह के कार्यक्रम, विकलांग समूह के जो लोग हैं उनके लिए अलग तरह के कार्यक्रम। तो ये सब दलितों के लिए दलित चेतना नाम से एक अलग दलित साहित्य को सामने लाने के लिए अलग तरह से अलग एक विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत की। लेकिन आरंभ में जब कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं बनाई गई थी तो अस्मिता कार्यक्रम हाशिए के स्वर को सामने लाने के लिए किया गया था। और इसलिए एक तरह से ये हो गया है कि अस्मिता श्रृंखला में जब हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो बहुत पहले एक बार जिस समय दलित चेतना करके हमारा कार्यक्रम नहीं था, तो उस समय अस्मिता कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी विमर्श या फिर दलित विमर्श के कार्यक्रमों के आयोजन अकादमी के द्वारा किए गए थे। और स्त्री विमर्श के कार्यक्रम भी, स्त्री लेखकों को साथ लेकर के जो कार्यक्रमों के आयोजन है, वो भी अस्मिता के बैनर तले बड़ी संख्या में अकादमी के द्वारा आयोजित किए गए हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं चंद्रकांता जी। चंद्रकांता जी के बारे में आप सभी जानते हैं, सुप्रतिष्ठित कथा लेखिका है। आपके अब तक 14 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं और चयनित एवं चर्चित कहानियों के 9 संकलन और समग्र कहानियाँ आपकी 4 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। इनके अलावा आपके 8 उपन्यास तथा 4 अन्य विधाओं की पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपकी रचनाओं के विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं बड़ी संख्या में, और आपकी बहुत सी रचनाएं विश्वविद्यालयों के हिंदी पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। दूरदर्शन के लिए भी आपकी कहानियों का फिल्मांकन हुआ है। आकाशवाणी से आपकी कहानियों के उपन्यासों के धारावाहिक प्रसारण हुए हैं। आपको के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, हरियाणा साहित्य अकादमी का बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का महात्मा गांधी सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार आदि अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान मिले हैं। अकादमी के इस कार्यक्रम में हम चंद्रकांता जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच है सुपरिचित हिंदी कथा लेखिका सुमति सक्सेना लाल जी। आपकी पहली कहानी धर्मयुग में 1969 में छपी थी, 69 में। 5 वर्षों तक आपकी कहानियाँ तब से विभिन्न जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और सारिका आदि में छपती रही। उसके बाद 20 वर्षों से ज़्यादा समय तक आपने मौन धारण कर लिया। आपने बीच में कहानियाँ लिखना
शायद कहानियाँ लिखना जारी रहा होगा, लेकिन छपना आपका दिखाई नहीं दिया लोगों को। और 2005 से आपने फिर अब लेखन की दूसरी पारी की शुरुआत की और तब से अब तक आपके लगभग 2-2.5 दर्जन कहानियाँ पत्रिकाओं में छपी है। एक लघु उपन्यास, 5 उपन्यास और 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी अनेक कहानियों का अंग्रेजी, बांग्ला और मराठी में अनुवाद हुआ है। निश्चित रूप से कुछ सम्मान भी आपको प्राप्त हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है श्रीमती जी। हमारे बीच है वंदना गुप्ता जी। आप प्रतिष्ठित कवयित्री, कथा लेखिका और आलोचक हैं। आपके 8 कविता संग्रह, 3 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और समीक्षाओं की 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपकी रचनाओं के अनुवाद पंजाबी, सिंधी, नेपाली, अंग्रेजी और मैथिली भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपको अनेक पुरस्कार सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें हिंदुस्तानी भाषा साहित्य समीक्षा सम्मान, आखर सम्मान, मानव रत्न अवार्ड आदि शामिल है। आपका भी हार्दिक स्वागत है वंदना जी। हमारे बीच है डॉक्टर सुनीता। पिछले कुछ सालों में डॉक्टर सुनीता का नाम महत्व के साथ उभरा है। इसके पीछे कारण है कि इन्होंने मुक्त भाव से विभिन्न मंचों पर लगभग 200 से अधिक व्याख्यान दिए हैं और आप प्रतिष्ठित कवयित्री, कथा लेखिका और आलोचक हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशन की कगार पर है, लेकिन फिलहाल 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें एक कहानी संग्रह, एक कविता संग्रह और एक स्त्री दिवस पर पुस्तक है शामिल। आपकी रचनाओं के अनुवाद अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, ओडिया और कोरियाई भाषाओं में हुए हैं। आपको अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया है, जिनमें राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, सावित्रीबाई फुले यायावरी राष्ट्रीय सम्मान, थाईलैंड की धरती पर आपको थाई भारत गौरव सम्मान प्रदान किया गया है अभी पिछले दिनों। आपका भी हार्दिक स्वागत है डॉक्टर सुनीता जी। और इस संक्षिप्त औपचारिक परिचय के साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सुनीता की कहानी से ही। सभागार में उपस्थित अग्रज चंद्रकांता जी को और सुमति जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और नेत्रवंदना जी को भी नमस्कार बोलती हूँ। इस सभागार में मेरे बहुत सारे परिचित साथी, दोस्त, मित्र, साहित्यविद, कलाविद, पत्रकार मौजूद हैं। मैं उन सभी को भी अभिवादन करती हूँ। क्योंकि कहानी पाठ है तो कहानी लंबी बहुत है। मैंने इसको काट छाँट के 2-3 गिलांस कम किया है, फिर भी 15 मिनट की सीमा का मैं ख्याल रखते हुए और मैं कोशिश करूंगी कि कहानी की आत्मा बची रहे और उस आत्मा में से जो भाव निकल कर आए वो आप तक संप्रेषित हो। तो मैं सीधे कहानी पर आती हूँ। कहानी का शीर्षक है लेबर चौक। शीर्षक बताया लेबर चौक। लेबर चौक कहानी का शीर्षक है लेबर चौक। मेहनती घसियारी पत्नी की पसीनाई देह, दर्द से तड़पती नस, निर्याते अबोध बालक, अभाव के आग में तपते जन से मुठभेड़ चीटी की पेट पर आटे का लेपन करता समाज मुँह क्यों रहा? अपन भेड़ा न देखे दूसरे को फुल्ली निहारे। लेबर चौक चौराहे से हुंकार भरते अमोक पर आरूस और मनचंदा की नजर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देख आवाक होती हैं। थोड़ी देर पहले की हवाई सरगोशी गायब हो जाती है। अमोक की हुंकार फिजाओं में फैलने लगी।
ढिठाई में लिपटी रुखाई जीवा को कड़वा करके दोहरे बदन दीवार से धड़कने लगे। देखते देखते भीड़ की भूमिका में कूद पड़ी। लंबी नाक से वातावरण का जायजा लेने का अनथक प्रयास करती मनचंदा मैनेजर अधर को फोन मिलाती है। फोन लंबे बीट के साथ कट जाता है। दुनिया के हर नुक्कड़ पर स्थित लेबर चौक एंट्री ऐप के रूप में तब्दील हो चुका है। लेबर क्लास की जिंदगी लेबर पेन जितना अबूझ है, अबूझ मार के जंगल से भी अधिक रहस्यमय। लंबी सड़क के प्रत्येक कोण से सकरी गलियां, अलग अलग गली चौराहों मकानों पार्कों से होते हुए बाजार के मुख्य सड़क से मिलती घेराव के पश्चात सुबह के बाद की दिनचर्या ठप पड़ गई। स्कूल बस, दूध गाड़ी, मालिक की सवारी, मंडी से सब्जी, यहाँ तक कैंपस बिल्डिंग के आसपास कई घरों में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग हलकान थे। उनके दवाओं के लिए दिशा मिलना मुहाल हो गया। बाह तनातनी में अमोघ की आंतरिक तरंगे तकलीफ के दिन को याद कर ताकतवर हो गई। जाने क्या होने वाला है? खामोशी में पोशीदा चित्कार मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा। तकलीफ और शंका में भरी आरुष लेबर चौक के दाएं हेड कैंपस के पास छोटे झील का रुख कर लेती है। उधर मैनेजर अधर पलकों पर नींद की कुंडी लगाए बेखबर सोए रहा। बेकाबू जनता लेबर चौक के चौमुखी बिल्डिंग को घेर लेती है। घिरे घेरे के मध्य खिड़की सूचना सूचक का केंद्र बिंदु बन जाती है। मनचंदा के जुड़े हृदय में अतीत का मोह लैंडलाइन की लाइन में खिड़की के बाहर देखता नजर आया। उस दिन अमोघ की जिंदगी में तूफान है। उदासी का सैलाब उमड़ा और वो पगड़ी बांधे पिता की छाया देखता सीधा लाइन में लगा रहा। अगली सुबह जब गायब हुआ फिर आज नजर आया। हल्की हवाएं बदन की त्वचा को छूकर मौसम बदलने का नेता दे रहे थे। उसी दिन तड़प कर अमोघ लैंडलाइन में खड़ा था। ठीक उसी दिन मेरे फोन में विजयंती की आवाज गूंजी थी जब अमोघ को पागलों की तरह तलाशती लान में पहुंची थी और वह गायब था। बरसों बाद अथर्व ने बताया कि वह घर चला गया। कोई घर से ऐसे लौटता है? अतीत के अंधड़ में घिरी मनचंदा फिर से हवाओं के खुले खुशबू को महसूस करती कि मौसम फिर बदलने वाला है। उसने देखा बाग की खुरदुरी मिट्टी की नमी कम होने लगी है। मनचंदा का ध्यान एक बार फिर अमोघ की ओर चला जाता है। अमोघ, तुम्हें अपने पिता की चिंता सता रही थी। चिंता में गए फिर लौटे क्यों नहीं? इतने वर्षों बाद और इस तरह? मनचंदा के चेहरे की चमक खो जाती है। अथर्व रूममेट अमोघ की यादों में उलझा लेबर चौक की चीख को अनसुना करता अतीत की खिड़की खोल देता है। स्वच्छ हवा को थोड़ी अंदर आने देता है। उस दिन तपती धरती के उदास आंखों में झांकता अमोघ आंखें नीचे देर तक मिट्टी कुरेदते पिता की स्मृति से बतियाता बादलों को कोस रहा था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। बर्रा बने मानव व्यवस्था को बरकरार रहे हैं। जग के गर्म तवे से पृथ्वी को सेकता आकाश आलू भूने बैठी स्त्री की देह को करिया करता जरा भी नहीं समझा था। रूप मोहित पृथ्वी के प्रेम में बादल बवाल काटने पर आमादा हैं। अपनत्व के दिन बदल रहे हैं। चेहरा झुकता और आंखें निराश हैं। देखना पढ़ने की कला विलुप्त हो चुकी है। अथर्व दूर से अमोघ को एकटक देखता करीब आकर अमोघ की तंद्रा तोड़ देता है। और बताओ क्या सोच रहे हो? कंधे पर प्रेमी हाथ रखता अथर्व सटकर बैठ जाता है। कुछ भी नहीं मित्र, आप बनो मत मित्र। चेहरे से साफ झलक रहा है कि दिमागी खिचड़ी पक रही है। चल अब बता भी दे, भरोसा रख, एक ही मिट्टी के अलग अलग परिवेश के पले बालक हैं। अथर्व अपने दोनों हाथ से अमोघ का कांधा जोर से जगाता है। विश्वास का बीज बंजर मिट्टी को फोड़ बाहर निकल आते हैं। मित्र 2-3 दिन से पिता ख्वाबों में आ रहे हैं। अजीब अजीब दृश्यों में सफेद किनारी वाले चादर से मुंह ढके सोए सोए मुझे निर्देश दे रहे हैं। चौक चौराहे की जमीन बेच दी है, घोड़े का रहने दिया है, तुम्हें कभी तकलीफ न पहुंची। उसके बाद से नींद ऊंची हुई है। आज क्लास में जाने का दिल नहीं कर रहा। लान में बैठा गुलमोहर को ताड़ रहा हूँ। तुम बताओ। चटकती आवाज में 4 पैर जंतुओं के से शरीर मोड़ वर्जिश करने की एक्टिंग करता घास पर लेट जाता है और दोनों के आधार खुशी में फैल जाते हैं।
मैं तो जाऊंगा भाई, तुम्हारे पिता ने जमीन स्वप्न में बेची है, मेरे पिता ने बेच कर ही यहाँ भेजा है। उदासी के धूसर मिट्टी फूलों के रंग में बदल जाते हैं। क्या चौंकते अमोह के चेहरे पर कई कई लकीरें खिंच आईं, शंका से भर गया, कहीं पिताजी ने भी। फुसफुसाकर उठने को उद्धत हुआ। हाँ खैर छोड़, और क्या देखा इतना तो बता। क्यों पूछ रहा है भाई? क्योंकि निन्या कौट के ख्याल को साझा करने से संकट टल जाता है बंधु, इतना भी नहीं जानते हो? बड़े बुजुर्गी की भाषा बोल रहे हो मित्र। अरे मेरी माँ रोज ही कोई न कोई किस्सा सुनाती है, माँ के हर किस्से में कोई न कोई लोकोक्ति होती है। अच्छा, ओ ये बात है, अब समझा कि हरे राम तुम्हें लोको कुमार क्यों कहता है। क्या? अधर चकित चीखता बड़ा सा मुंह खोलता है, गुलमोहर पर पटेंग मारते भौरे मुख में घर बनाने दौड़ पड़े। अरे रे रे मित्र, ये सब बात छोड़, ख्वाब की पूरी दास्तां सुनाओ। कहानी गढ़ना मानव स्वभाव है, जिन्हें हम नहीं जानते उनकी कहानी अधिक रसमय सुनाते हैं। जिसे जानते हैं उसकी जिंदगी के सच से मुख मोड़ते हैं। भाई मुझे दो रंगी जन से राबता रखने में रुचि है। जानते हो ना, मीठी बोली नीम से कड़वे स्वाद को बदलते हैं। मुझे बेस्वाद जिंदगी नापसंद है। बहुवचन के राजकुमार से अमोघ और अथर्व बड़ी शिद्दत से गुलमोहर को निहारते, फुंगियों पर झूलते भौरों को टिंकारते वचन उचारे। सुकड़े भौरों ने नेत्र मिलाया, हौले से पलकें झपकाई। आकाशवाणी से आहल कर गुलगुली धूप सेकते वृक्ष चौंक कर मंत्रणा का जाजी बुझा देते हैं। अब कह भी दो भाई। उसके बाद मैंने देखा मेरे घर के आहते में भीड़ बढ़ रही है। माँ कहीं नजर नहीं आ रही। मेरे कान में माँ की सुबुकनी की ध्वनि आती है। आहत मैं अपनी पूरी ताकत से उठने का प्रयास करता हूँ। रसोई के बर्तन बिखरे हैं, छूछ बर्तन लुटके पड़े हैं। मेरी देह पथरा जाती है, हिलाने की कोशिश करता पर नहीं हिलती। पड़ोसी का रेडियो ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के लिए गीत सुनाता है। रेडियो से बेखबर बगल के बरगर चचा की बड़ी बेटी विजयती आंगन में हाँफते प्रवेश करती है। विजयती बाल्टी लोटा और पीढ़ा लेकर बंगले की ओर चल देती है। एक गली छोड़ दूसरी गली में मुड़ते ही विजयती और जब छाया बन जाती है। छाये के पीछे पीछे आस पड़े उसके लोग धीरे धीरे बतियाते चल पड़ते हैं। कशीदे में घुले शब्द से किसी की आवाज़ साफ नहीं आती। बेशक ललन चचा के माथे पर पसीने की मोटी बवर सी लकीर उभरती है। देखते देखते ललन चचा का काला कलूटा माथा सख के आकार में तब्दील हो जाता है। चचा माथा पहुँचते भीड़ को संबोधित करते हैं। माटी उठने से पहले कल्लन का फेवरेट गीत गवाई, फिर वो माटी वहाँ से उठी। इतना कहकर ललन चचा बुकर कर रोने लगे। सुर मिलाती पूरी भीड़ गुक्का फाड़ उठती है। मित्र मुझे गर्मी से बेहाल रत जगा और ठुठुरन में धूप सेकते करने बदलने से कोट होती है। मेरे हाथ पैर कड़े हो जाते हैं। आंसू के चंद कण कपोलों पर ढुलक जाते हैं और जब हाथ पैर में जोर से कपकपी उठती है। देखता हूँ क्षणिक अंतराल पश्चात भीड़ खामोश हो जाती है। तभी ललन चचा के नेत्र में नाव चलने लगती है। गांव के नए ग्राम प्रधान सूबेदार आता है। सूबेदार 25 साल का युवा है। बंगलोर से पढ़कर लौटा और नेतागिरी का काम पकड़ लिया। नेतागिरी भी काम है क्या? निरुत्तर प्रश्न अमलतास के टूंग में अटक जाते हैं। यथार्थ सूबेदार ललन चचा का कांधा पकड़कर गीत गाने की गुजारिश करता, मिन्नत में हाथ जोड़ देता है। दर्द पीते ललन चचा टूटी घुटी आवाज में एक हाथ कान पर दूसरा हवा में लहरा देते हैं। उनके आधार पर पिता का वही पुराना गीत फूट पड़ा। पिताजी का गीत बचपन से मेरी लोरी है। महाने किसान समानन के हो बाका है किसान बेचारा कहाला। अरे मोड़े का पसीना गोड़े त जाला, तुम्हें का पता कि यारी कैसे गोड़ाला। मुर्की में लहू रोते भी शामिल हो जाती है। ललन चचा की रुलाई से मेरे कान अब तक भरे हुए हैं।
सुबह 4 बजे से प्रांगण में ही मित्र राग भर पढ़ते हुए, इसीलिए आवाज़ देने में संकोच हुआ। मैं उठा और चुपके से डूब के जाने कहीं करने लगा। जब से यही सोच रहा हूँ रोज सुबह फोन करूँगा, लैंडलाइन पर पैसे बहुत खर्च होते हैं। देखो घड़ी ने 8 बजा दिया। छोड़ो, दौड़ो, फोन मिलाओ और सुनो। स्वप्न और यथार्थ में फर्क होता है मित्र। मैं यथार्थ की लपटों में लिपटा अथर्व हूँ। अथर्व शबनम से भरी नजर बिल्डिंग के चौथे माले पर टिका देता है। ऊपर से झांकते सहपाठी तरह तरह के शब्द भाव पाठ हवा में उछालते हैं। गोल चक्कर बालकनी में खड़े सहपाठियों की आंखों में जिज्ञासा और खुन्नस के मिले जुले रंग आ जा रहे थे। ये दोनों कुछ अलग संबंध में हैं। बालकनी से तीखी आवाज नीचे कान में उड़े, हवा का हाथ पकड़ कहीं गुम हो गए। मेहनत कस हाथों ने जिन्हें गढ़े हैं वह आज भी नंगे कदमों से भ्रमण को विवश हैं। 4 साल से अमोघ संकोच बिना स्लीपर एक बिल्डिंग से दूसरे, इस क्लासरूम से उस क्लास, भीड़ के चप्पे चप्पे चक्रमण करता है। मैंने इसके आंखों में संकोच का कोई कतरा नहीं देखा। इसे किसी की हवा क्यों नहीं लगती? सोचता अथर्व जेब से खैनी निकाल मुख में दबा देता है। दांतों के मध्य खैनी दर्द में दवा से लगते हैं। अथर्व की अधूरी बातें सुन अमोघ अथर्व को देखा रिसेप्शन की ओर भागा। चौकोर कंपाउंड के गोलंबर आंगन फूल पेड़ों खूबसूरत रंगीन झाड़ियों से लदे थे। लाल सफेद किनारे से सजे भाग के बीचों बीच बैठा अथर्व अमोघ को जाता देख मंद मंद मुस्कुराता है। रिसेप्शन के बीच में राउंड टेबल, साइड में सोफा, दूसरी ओर कांच की दीवार। एग्जिट पॉइंट पर गगनबानी से सीढ़ियां खिल रही थी। हाफता अमोघ किनारे खड़ा एक एक दृश्य निहारता है। अमोघ के कातर नजरों से लगा जैसे वह आज ही कैंपस कंपाउंड में प्रवेश किया है, जबकि यह आखिरी सेमेस्टर है। अंतर्द्वंद में डूबा अमोघ औदार्य की अंगूठी जादू की छड़ी नहीं होती। पर्वत के पीठ पर दूर नहीं ठहरते, उबासी लेते बादल बारिश से रिश्ता नहीं रखते। पगडंडी के पांव पर बबुल का बिछौना नींद में आहत आर्तनाद सुनते हैं। मेरा ये वर्ष कुछ ऐसे ही पुस्तकों के घनी छांव व सोहबत में गुजर गए। कुछ होश न रहा। लैंडलाइन कॉर्नर तलाशते तलाशते अमोघ का ध्यान जिंदगी की ट्रेन पावर्टी रो की पटरी से दौड़ते ब्राइट आइज राजनीति के शिखा सहपाठियों पर चला जाता है। लहर देखते लोग लपटों की भाषा बोलने लगे हैं। लाइन में लगी लड़की की मध्यम आवाज कानों में पड़ा। अमोघ सकुचा कर खिड़की के पार लेबर चौक पर एकत्र होती थी कि वो देखने लगा। जब देखो यहाँ हमेशा लाइन लगी रहती है। इतना भी क्या बतियाते हैं लोग, झुंझलाया अंदर से व्याकुल चिढ़ता है। अब मैं थक रहा हूँ बचा। पहले दिसंबर पिताजी ने कहा था। उस दिन पिताजी की आवाज में खालीपन था। उस सुनेपन में ऐसा कुछ था जिसे मैंने मिस कर दिया। लाइन में खड़ा अमोघ सर्वरात्रि संवाद को रिकॉल करता। भीषण वर्गी के दिनों में पिता के शुक्र बनियान से काला सफेद चांद तारे देखने की ललक अंदर की चेतना को ललकारते हैं। और अमोघ गिरे मन से सर्वरात्रों की सफेद याद करता चुपके से आंसू पोंछता है। कलकते बादलों ने विदेह पृथ्वी पर बर्फ के गोले छोड़ दिए। हाड़ कपाती सर्दी में सहने जंगल जाल फेंकते मनुष्यों से सावधान, परछाई से भयभीत भीत से चिपके छिपकली की आंख में पनते भय को कर रहे थे। बेवकूफ लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं। बरगद बुदाया मुझेल वृक्ष के नीचे लेटे लल्लन कांधे पर रखे अंगूठा से कान ढक बरगद के पीठ से पीठ सटा देता है। बरगद और कल्लन दोनों की पीठ की ठंडक कम हो जाती है। निठोरे मन से कल्लन, बरगद भैया हम अपने लड़का के खेतिहर ना बनाई हो। खेती में बहुत रियाज बा। अपन जमीन के टुकड़ा बेचा मगर ओके हीक भर पड़ाए। हमाया बरगद चैतन्य में ठीक है भैया पढ़ा ला हो, रोजगारी मिली तो ठीक, नहीं तो पढ़ा लिखल जैसा कुछ कर ली है। समय बहुत निष्ठुर है भैया, भाग्य किस्मत से बड़ जी जुगाली बाहो। छोड़ा कोनो निमन बदकही करा। दोनों के दुख से दुखी मुझे वृक्ष लटों को लपेट बादलों को निहतने लगा। दो अबोले मानस मानसिक द्वंद्व संवाद से गर्मी को सर्दी में बदलते और सर्दी को गर्मी में बदलने की प्रयास कर रहे थे।
दोनों अपने ख्वाबों की क्यारी में देश के बदलते हालात में पढ़े लिखे बेरोजगारों की भर्ती भीड़ से बेखबर खेतीहर से मजबूरी में मजदूर बने और अब जड़ से जुदा हो जाना चाहते हैं। जो राजनीति से परे है वह दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, लेकिन वो इंसान है क्या जिसे राजनीति ने प्रभावित न किया हो। इंसान और राजनीति एक दूसरे के लिए पूरक है। घने जंगल बर्फीले सर्द से ठिठुरते पत्ते सुकड़े सनसना रहे थे। मध्यम सांस लेती पृथ्वी के सीने में जकड़न होती है। फौसी पृथ्वी मौन है और सर्दी से लोहा लेता बांसुरी वाला बिना रुके बांसुरी को अधरों से लगाए गीत मिलन के छेड़ों मितवा का टेर रहा था। विषयांतर होता ठंड मासूम बच्चा बन जाता है। मासूम आंखों की सच्चाई स्कूली पाठशाला में नहीं, जिंदगी के रफ्तीली सड़कों पर मिलती है। उम्र का अनुभव और ठोकरों से मिला ज्ञान दो अलग अध्याय हैं। औषधीय वृक्ष जीवन भर रक्षक होते हैं। सर्दी में गर्मी, गर्मी में ठंडक भरी छांव, तेज बारिश में मिट्टी कटाव को रोक उपजाऊ भूमि के सुरक्षा कवच बन जाते हैं। पिताजी एक पल में ज्ञानी, दूजे पर देशस में घर बरगद चचा और वट वृक्ष की यारी कथा चटकारे लेकर बताते हैं। हंसता रोता अमोघ दृश्य दृश्य की पिटारी खोल बंद करता बूथ के करीब पहुंच जाता है। शब्द का बाण टूट रहा था। लड़की के हाथ से चोंगा छीन लेना चाहता है, धैर्य से स्वयं को रोक लेता है। लंबी खिंचती बातों से उकताया खिड़की के करीब खड़ी भीड़ की ओर नजर कर स्वयं को उलझाने का नाकाम प्रयास करता बिल्डिंग मैनेजर रात की विदा वेला में कैंपस आंगन में सुंदर सुंदर देख सुख की नींद सो गया। आधी रात को मैनेजर अधर सूखते तालों को तर करने की गरज से चादर फेंक उठ बैठा। घबराया जग का पूरा पानी एक सुर में पीकर लंबी सांस खींच पलकों को जोर से खींच लेता है। जरा आलसी नींद की थकान फिरा जाए तो बिस्तर छोड़े। क्रोध से तेज शोर उठा। दौड़कर कॉरिडोर में छलांग लगाते ही ठिठक कर ठहर जाता है। नदी में पीछे लौटती मछली की तरह अपने कमरे में लौटता है। घुप अंधेरे से घिरा कमरे में गिर जाता और चकमुक से माँ की एक टेर निकलती है, ओ माँ। इस हिस्सा को छोड़कर अगले हिस्से की तरफ चलती हूँ। लेबर चौक पर कामगार एकत्र हो गए। आज बातों से काम न चलेगा और उसके पिता चिंता में चक्कर काट रहे थे। क्लाइंट सामने की कुर्सी पर बैठा गर्दन जमीन में धंसाए रहा। 7 मंजिला बिल्डिंग के तहखाने में इतना बड़ा राज कैसे विराज रह गया। नींद की खुदाई नींद में हुई थी क्या। अधर आंख पटपट करता मेहमानी कमरे में घुसने का प्रयास करता है। और उसके पिता पागलों की तरह एक एक फाइल में से छोटे पॉइंट को क्रॉस चेक करते तनाव कम करने का प्रयास कर रहे थे। आखिर इन मजदूरों को बिल्डिंग के नीचे की खबर कैसे लगी। अगर खबर मिल भी गई तो इनका दावा कैसे बनता है। बनता भी है तो जायज ढंग से निकालने का परमिशन बनना चाहिए, वरना अनगिनत लोग बिखर जाएंगे। ख्वाबों का गरम नष्ट हो जाएगा। किसी की मौत से भला सुख की रोटी कौन खरीदता है। एक के बाद एक फाइल पलटता छेदी सिंह अमानवीय चूक से 6 फीट नीचे धंसता जा रहा था। मजदूर झुंड में बीड़ी सिगरेट फूकने लगे। होठों पर चूमकर धुआं के छल्ले छतों को छेद ऑफिस में स्थान घेर रहे थे। दवा मरीज मुश्किल सांस को संभाले छत की ओर भागे। छेदी सिंह छपर छपर नहाते अधर को तेज तेज आवाज में चिल्लाता है। देखते ही देखते क्रोध का रूपांतरण लाठी डंडा में बदल गया। छेदी सिंह के जिह्वा से निकलते अंत शंख सब अधर्व को अटपटे लगे। बाथरूम का नल खोलकर सीट पर न उठने के लिए बैठा, लेकिन उठना ही पड़ा अतीत के नाम। लेबर चौक से कामगार बिल्डिंग की तरफ आ गए तो क्या होगा। एक झटके में दरवाजे से बाहर कमरे में कमर पर हाथ चीजों का जायजा लेने लगा। दुनिया भर की औलादें अपने अपने माओं को कैद रखना चाहते हैं, जबकि माएँ मौसम बन जाना चाहती हैं। माँ, माटी और मकान एक दूसरे के पूरक जो हैं। मिस्टर छेद, ऋतुओं की रात नशीली, दिन रंगीली और सुबह सबेरी होती हैं। सामाजिक टिकोरपन की भी अवस्था होती है जैसे हम मानव की है। प्रकृति शोषणकारी उत्पाद से बचाती है। विध्वंसक मनुष्य मनोरम के नाम बाचाल बन जाता है। अधर्म की बात छेदी को नागवार गुजरती है। दूसरे कमरे में इंजेक्शन लगाती नर्स को बातें सुन चकित होती है।
शब्दों में छिपे दर्द का तारतम्य समझने का प्रयास करती हल्के अंदाज में मुस्कुराती बाहर निकल जाती है। दिन चढ़ रहा था, सूरज की तीखी रोशनी से बर्फ पानी बन रहा था। करीब के तालाब में पक्षी बिहार में निमन धरती की गहराई और चौड़ाई का था ले रहे थे। तभी अब इसे क्या चाहिए, मेरे पीछे क्यों आ रहा है? क्यों तन जाती है। पीछे खड़ा बेरा झर झर झाड़ू चलाते सर पर चढ़ा रहा था। मैडम जी तनिक आगू खसक जा, बोलकर गर्दन लटकाए अपने काम में जुट जाता है। पैर पटकती आरूस 10 कदम बाएं 20 कदम आगे चलने का मन बनाती झंझनाने लगी। क्रोध से गाल लाल, टमाटर नाक एप्पल और आँख अंगूर के दाने जैसे हो गए। वह चिड़चिड़ी पहले से ही थी, गुस्से में तनिक अधिक ही चिड़चिड़ाई। हाँ, आप मेरे सर पर ही झाड़ू फेर दो, सर पर बड़े बड़े झंझट नाच रहे हैं क्या? मेरा हाथ रोक आरूस को टक टक देखने लगा। और नहीं तो क्या, जरा सा भी चैन कहीं नहीं है। सुबह सुबह आरूस काला था भन्नाया, आपको क्या लागत है? हमारे पास बस इधर का काम है। तनिक विचार के बोला, मेरा बुरा मिल जाता है। मेहनत के कोनो कदर ना है, घरे का रात सड़क पर केले क्या वाला। गर्दन झटक कर झर 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 झाड़ू वाले से झगड़ा करने पर उतारू होना ही चाहती है कि हल्की आवाज में उसके क्रोध पर पानी के छींटे मार दिए। पैर पटकते आगे बढ़ती है। मेरे पास फालतू बहस के लिए उजर नहीं है। तो यहाँ के करा लगे हाँ मोहलत बहुत बोलत हो तू। नहले पर दहला मारा, बिगड़े मिजाज की दवा धीरज और अनदेखापन है। मुड़ मुड़ कर देखती है किंतु अधर की झलक आते आते नहीं आती। आरूस उलझन में झील के परली साइड खड़ी होकर मध्यम स्वर में संगीत चलाकर लीड काम में लगा लेती है। आज की सुबह बेहद खराब है, लेकिन झील किनारे भला कौन बुजुर्ग आ गया। गर्दन मोड़ती है और दम रह जाती है। अधर की माँ अकेले यहाँ कैसे हैं? दौड़ कर करीब पहुँच कर व्हील चेयर पकड़ लेती है। माँ यहाँ कैसे आई? व्हील चेयर पर बैठी स्त्री अचेत थी। हल्की आवाज में घुली स्नेही चिंता तो लड़की को गर्दन सीधी कर देखती है और अपने देखती रह जाती है। अच्छा तो ये है, कोई बात नहीं, छुपाता है ना, पूछ लेंगे। अगर वो भला ऐसे कैसे कर सकता है? आपको अकेले इस बेतुके झील किनारे छोड़कर कहाँ चला गया? उसे अच्छे से पता है लेबर चौक पर अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ तनिक अधिक है और कम से कम एक नर्स को लगा देता। भीड़ गुस्से में है और गुस्साई भी किसी की नहीं होती। अमोद के सर के पीछे से दूर से खड़ा थर हल्की मुस्कान से भरी हथेली में चमेली समेटता बड़े मध्यम स्वर में अमोद के सद के लेबर चौक का नाम अब न्याय चौक रख दूंगा। उसकी खामोशी का इतना इनाम तो बनता है। मुस्कुराता उल्टे पैर लौटता है। आरूस अपने पिता की बात मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे अंदर एक सुंदर मनुष्य तो है। व्हील चेयर पर बैठी नाची प्रकृति की लीला निहारते निहारते देव आवाज फूट फूट कर रोती है और नियति के क्रूरता को कोसती है और कुछ हद तक अपने किए को भी। सच के ख्वाब ख्वाहिशों के देश में अनाथ बनकर रह गए। तनिक सुबकने के बाद हथेली में आँख छिपाकर मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली मैराथन दौड़ कर निकलने के दिन रात में चीनी पानी से भूलने लगी। आंटी सपने अपने तब होते हैं जब उन्हें खुली आंखों से देखा जाए। अंधेरे में देखने से काली कजरारी की नजर लग जाती है। बड़े बुजुर्ग जैसे अनुभव में पगे हो आरूस की परिपक्वता का परिचय देते हैं। आरूस को उत्तर देने की बजाय नाक्षी अपने अतीत के कथान उतरती है। उन दिनों मेरी जिंदगी रोलर कोस्टर बनी हुई थी। अमोक के आने की खबर ने दुनिया से बेखबर क्या किया। मेरी पूरी गृहस्थी ही बिखर गई। हद से अधिक पॉजिटिवनेस ने गिल्ट की अबूझ गांठ बांधी। उस गिल्ट फिल्म में हमेशा हमेशा के लिए अपराधी होने के एहसास से भर दिया। धीरे धीरे मेरी सांसें हल्की से भारी होने लगी। दर्द का ज्वार उठता फिर उठता ही चला जाता। मेरी चीखें दरो दीवार से टकराकर मुझ तक लौट आती। जब होश संभालती मुझे मेरे बच्चे के पिता कहीं भी नजर नहीं आते। रूटीन बनती जिंदगी से मेरा माइंड एडजस्ट का शिकार सहतूर के दूर मेंटल हेल्थ की डिमांड करने लगा। मेरी गुमशुदगी निराशा का वो ज्वालामुखी क्षेत्र करता जिसे वीकेंड की हवाएं कभी निरस न कर पाती। पर अगर इसका पागलपन बढ़ता गया, रिश्ता टूटता गया, एक दूर मुस्कुराता चेहरा मल्टीटास्किंग साबित हुआ।
उसकी पहली किलकारी के साथ सारे बंध टूट गए। हमारा पुश्तैनी घर उस पर कोई सदा के लिए छूट गया। लोग की कुलबुलाहटें कहीं दूर प्रकांतर प्रदेश में प्रवेश कराती चली गई। पीछे मुड़कर देखने का ख्याल आता भी कैसे। मेरी नन्ही सी जान को चर्च गेट पर छोड़ने का ख्याल मुझे आज भी खाने को दौड़ता है। मैं आज भी उसके लिए सबसे तेज दौड़ लगा रही हूँ, वह जाने कहाँ छिपा है। मुझसे बोला कि 14 दिन की बात है, लौट कर बच्चा वापस घर ले आएंगे। आज 24 साल बीत गया, वह लौटा नहीं। मेरे अनुमान के गोरसी में तपता अथर स्वयं का अश्क लगता है। उसकी हिरनी सी आँख की काली पुतली मुझे भूलती नहीं। उसी भरोसे ने जिद दिया, जिद ने जहन को जिंदा रखा और आज तुम मिल गई। विदा होने के लिए इतनी खुशी का भी लगी थी। अनाम किस्सा खत्म कर कुर्सी से टेक लगाए और उसका हाथ अपनी कलाई में सदा के लिए समेट लेती है। आंटी आगे एक शब्द नहीं बोल पाती है, उसके जेवा जवाब दे देते हैं। फिर सिसकती है, सिसकियों में दर्द राज बह निकलते हैं। आपके जिगर का टुकड़ा अधर्म नहीं अमृत है। जिसका लालन पालन रुस्तमपुर में ही हुआ, पढ़ाई लिखाई इसी कंपाउंड में, लेकिन अधूरी। हमों की अधूरी जिंदगी का सच प्रचंड है, पर की स्त्री माँ के आगे अब आप कुछ नहीं। शायद इंजीनियर बनते बनते आज लेबर चौक के भीड़ का हिस्सा भर है। पढ़ाई के दिनों में जो उसकी आंखों में दर्द जमा था, उन आंखों में क्रोध का जंगल अन्यायी व्यवस्था की बरक से चल रहा है। जंगल में लगी आग बुझाने की कुबत बादलों के पिक किसी में नहीं। वो चेयर लेबर चौक की ओर मोड़ देते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। बिल्कुल एकदम जादुई आवाज़ में आपने जो है अपनी कहानी सुनाई, और कैसे आपके 15 मिनट 25 मिनट में बदल गए किसी को पता ही नहीं चला। खैर अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर के लोगों ने आनंद लिया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वंदना गुप्ता जी को, उनकी कहानी के साथ। मैं सभी अपने मित्रों को और अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ, समय का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम आधा आधा पाँव घंटा लेंगे तो कैसे होगा। आपने अनुरोध किया मुझे भी कहा, मैंने समझी मैं कहती हूँ, क्योंकि आधा आधा पाँव घंटा लेंगे तो इससे कहानी का मज़ा ही खत्म होता है। बहुत अच्छी कहानी, बहुत विस्तार से मंच तथा उपस्थित श्रोतागण सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी है, तो आवाज़ हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाए, तो मैं पहले माफ़ी चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है राष्ट्रपति भवन के कंकड़। आहा, मुझे नीले रंग के मिले, मुझे लाल रंग के, मुझे तो देखो नीले लाल सफेद पीले रंग के भी मिल गए। चहकते हुए मुनिया ने कहा, तुम्हें कहाँ मिले दीदी? सोनू और मोनू ने चहकते हुए पूछा। मुनिया उनका हाथ पकड़कर उस स्थान पर ले गई जहाँ बहुत सारे बच्चे थे जो अपनी मुट्ठियों में उन्हें भर रहे थे। बच्चे किलकारी भर रहे थे, एक दूसरे को दिखाते हुए कह रहे थे, देखो देखो मैंने कितने सारे इकट्ठे किए। नहीं मेरे ज्यादा हैं, नहीं मेरे तुमसे ज्यादा हैं। कुछ बच्चे उन्हें उछालते हुए खिलखिला रहे थे, कुछ बच्चे बहस में लगे थे किसके पास कितने हैं। कुछ बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे थे, तुम्हें काले कहाँ से मिले। बच्चों की बातों ने एक कलरव उत्पन्न किया हुआ था, मानो अनेक पंछी चहचहा रहे हों। उनकी खिलखिलाहट आने जाने वालों को उनकी ओर देखकर मुस्कुरा उठने को बाध्य कर रही थी। ना ना मुनिया, सोनू, मोनू, वहां मत जाओ, चलो इधर आओ। उनके हाथ पकड़ ननकू उन्हें उस स्थान से दूर करने का प्रयास करने लगा जहाँ उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते कुछ उनके हम उम्र बच्चे धूल मिट्टी में से कंकड़ पत्थर बीन रहे थे। अनेक वर्ग के बच्चे वहां एकत्रित थे।
क्या रईस, क्या मध्यम वर्गीय, क्या निम्न वर्गीय। जैसे प्रकृति ने बिना भेदभाव के अपना सौंदर्य सब पर लुटाया, उसी प्रकार ये बच्चे बिना भेदभाव के सहज रूप से खेलने में व्यस्त थे। बालक तो बालक ठहरे, एक क्षण पश्चात पुनः उसी ओर आकर्षित हो गए। सभी बालक फिर से अपने मनपसंद कार्य में संलग्न हो गए। ननकू बहुत देर से उनकी ये बाल सुलभ चेष्टाएं देख रहा था, देख भर रहा था जैसे बस ये चेष्टाएं उसके अंदर तक उतर भी रही थी अथवा नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन ननकू की निगाह बालकों पर थी तो कभी आती जाती भीड़ पर, जैसे एक मेला लगा हो। आज रविवार की छुट्टी होने के कारण अत्यधिक भीड़ थी, जैसे आधी दिल्ली उठकर आ गई हो, ऐसे मेला लगा था। युवा लड़के लड़कियां अपने ग्रुप के साथ मस्ती में डूबे एक अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाने में मशगूल थे। प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसित स्त्रियां भी फूलों के मध्य अनेक पोज बना फोटो खिंचवाती, मुस्कुराती, खिलखिलाती किसी फूल किसी कमसिन लग रही थी। ननकू सोच रहा था, एक वो वक्त था हमारी नानी दादी ने अपनी गली तक न देखी थी, इतने लंबे घूंघट में रहती थी। उनका जीवन जैसे एक बंद डिबिया की भांति बीत गया और आज किसी भी उम्र की स्त्रियों खुलकर जी पा रही है, अपने मन का करती है, खुश रहना सीख गई है। तभी तो यहाँ केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियों में प्रत्येक उम्र और वर्ग की स्त्री सम्मिलित है। घर के सभी लोग अभी मुगल गार्डन में फूलों के मध्य विचर रहे थे और उधर ननकू बालकों की बाल सुलभ क्रियाकलाप देखते हुए अपने टीप में विचरण करने लगा। आज और कल में कितना अंतर आ गया। कल मैं किसान था, आज मजदूर। कल मैं सबका पेट भरता था, आज अपने पेट भरने के ही लाले पड़े रहते हैं, यदि एक दिन भी दिहाड़ी ना मिले। वक्त का राक्षस कभी सीधा बैठा ही नहीं। 5 वर्ष से अधिक हो गए राजधानी में आए, अभी तक भी गांव की मिठास उसकी रगों में लहू बनकर दौड़ रही थी, उससे विमुख न हो सका था। जीवन यापन हेतु समझौते बेशक कोई कर ले, किंतु जड़ें कब पीछा छोड़ती हैं। इस क्षण भी ननकू पहुंच गया अपने गांव के उस घर में जहां खुला आंगन था। आंगन में ही एक और खेत जोतने हेतु बैल बांधे जाते और नाद में उनके खाने पीने हेतु पर्याप्त चारा रहा करता था। आंगन में ही एक तरफ बर्मा लगा हुआ था और एक और चूल्हा बना हुआ था, जहाँ उसकी पत्नी रामेश्वरी भोजन पानी की व्यवस्था बनाए रखती थी। आंगन के बाद 2 कमरे थे। पिछवाड़े में अनेक पेड़ पौधे उसने उगाए हुए थे। अपने रोजमर्रा के जीवन यापन हेतु थोड़ा बहुत शाक रामेश्वरी वहां उगा लेती थी। अपने 2 बालकों मुनिया और सोनू के साथ ननकू एक खुशहाल जीवन जी रहा था। वक्त का पहिया कब करवट बदल लेता है कौन जान पाता है। विकास के पहिए ने उसकी सभी खुशियां लीन ली। एक दिन अचानक गांव भर में एक ही चर्चा ने सबके होश वाक्ता कर दिए। सरकार ने घोषणा की थी यहाँ हाईवे बनेगा, बड़े बड़े पुलों का निर्माण होगा, जिस हेतु जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जिनकी जमीन का अधिग्रहण होगा उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। समस्त गांव सत्ते में आ गया, अधिकतर किसान ही थे। सरकार का ये निर्णय उनके लिए तुषारापात से कम न था। कैसे एक किसान अपनी माँ को बेच सकता है, कैसे एक क्षण में उसे उसके जीवन से अलग किया जा सकता है, जो उसके जीवन की धुरी हो उससे कैसे दूर किया जा सकता है। सभी गांव वालों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठानी आरंभ कर दी। अपनी ओर से अनेक एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई ना हुई। सरकार जो निर्णय लेती है उसका विरोध चाहे जितना करो अंततः मानना ही पड़ता है। गांव वालों ने विचार विमर्श किया और न्यायालय की शरण लेने का निर्णय लिया, किसी प्रकार स्टे हो जाए। लेकिन सरकार प्रत्येक क्रियाकलाप से परिचित होती है, अतः सोच समझकर प्रत्येक लूप होल को जानते समझते पुख्ता इंतजाम करते हुए उन्होंने कदम उठाया था। गांव वालों द्वारा 2 साल तक ये लड़ाई लड़ने के उपरांत भी सरकार के सम्मुख सर झुकाना ही पड़ा। अब कोई बड़े शहर की जमीन का अधिग्रहण तो था नहीं, जिनकी ऊंची कीमतें होती और जीवन भर के खाने पीने का इंतजाम हो जाता। छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे खेत और उनकी छोटी कीमत ने ननकू की कमर तोड़ दी। ननकू जो सदा हंसता मुस्कुराता रहता था, अपने बालकों को उच्च शिक्षा देने के स्वप्न देखा करता था, अब खामोश हो गया। अचानक आई विपदा ने ननकू से उसका विश्वास भी जैसे छीन लिया। 2 वर्ष वैसे भी इसी चिंता में ग्रसित बीते थे, जिन्होंने ननकू की रातों की नींद समाप्त कर दी थी। ननकू की पेशानी पर पड़े बल उसकी मनोदशा को स्वयं इंगित कर देते थे, जिन्हें देख रामेश्वरी के हलक से निवाला न उतरता। फिर भी एक आस थी, संभव सरकार झुक जाए और उनके जीवन का सहारा बचा रहे। लेकिन जब गांव वाले केस हारे, ननकू भी जैसे स्वयं को हार गया। उसकी उम्मीद के सभी चिराग बुझ गए। भयावह निराशा के अंधेरों में ननकू घिर गया। रामेश्वरी अकेले ही गृहस्थी की गाड़ी किसी प्रकार घसीट रही थी। ननकू को भी हौसला बंधाती, अब इस हाल में कब तक पड़े रहोगे, कुछ बालकों गृहस्थी की फिक्र भी कर लो। अकेले तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं हुआ, सभी के साथ हुआ है। कब तक मैं अकेली सारी चिंताओं से लड़ती फिरूं। उठो अब, चलो कुछ नए काम के विषय में सोचो। सुनकर भी ननकू मौन ही रहा, जैसे वो सुन ही ना रहा और रामेश्वरी क्या कह रही है। 2 वर्ष बीत गए थे, सरकार अधिग्रहण कर चुकी थी। एक मुश्त रकम भी मिली थी, ऊंट के मुंह में जीरे जितनी। यही कारण रामेश्वरी अभी तक घर गृहस्थी चला पाने में सक्षम हो रही थी।
लेकिन रामेश्वरी जानती थी यदि इसी प्रकार हाथ पर हाथ धरे ननकू बैठा रहा तो कुछ महीनों में भूखों मरने की नौबत भी आ जाएगी। अतः ननकू को किसी न किसी प्रकार उसके कर्तव्य के प्रति आगाह करती रहती। एक दिवस मुंशी राम ननकू का मित्र ननकू से मिलने आया। ननकू के मन में किसी के प्रति कोई उत्साह शेष न रह गया था, किंतु मुंशी राम उसका बाल्यकाल का सखा था। अतः उसके आने से उसके मुख पर प्रसन्नता की चमक उत्पन्न हो गई, जिसे एक शुभ संकेत मान रामेश्वरी ने उसके सम्मुख की अपने मन की व्यथा व्यक्त कर दी। मुंशी राम आकर ननकू की चारपाई पर बैठ गया। उसे देख ननकू को भी जैसे जुबान मिल गई, अन्यथा इतने महीनों में गिनती के शब्द ही उसकी वाणी से उच्चरित हुए थे। और भाई मुंशी राम, कहाँ था इतने दिनों से? कोई खबर ही नहीं, मित्र को भी भुला दिया। उसी सहजता से ननकू ने बात आरंभ की जैसे दो मित्र करते हैं। मुंशी राम ननकू की मानसिक दशा से अनभिज्ञ था, लेकिन उसकी वार्ता ने ननकू और रामेश्वरी को जैसे जीने की एक वजह अवश्य दे दी। भाई क्या करता है यहाँ रहकर? अब जीवन यापन के दूसरे साधनों की ओर देखना आवश्यक था। सरकार ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा मामा का लड़का दिल्ली में रहता है, उसी के पास चला गया। वहां मुझे काम मिल गया, इसलिए वहीं उसके साथ उसके कमरे में रहने लगा हूँ। कम से कम अब भूखों मरने की नौबत तो नहीं आएगी। माँ, बाबूजी, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, इतने जन खाने वाले और एक कमाने वाला। तुम तो जानते ही हो, क्या एक मुश्त रकम से संपूर्ण जीवन जिया जा सकता है? दूसरा उपाय तो खोजना ही था। अब हम ठहरे मेहनतकश, मेहनत से कभी डरते नहीं। जो धरती का सीना चीर अन्न उपजा सकता है, उसके लिए शहर में मजदूरी करना कौन सा मुश्किल कार्य ठहरा। बस भाई अब वहीं रहने लगा हूँ। आज 8 महीने के बाद घर आना हुआ है। दो दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। एक बार सबसे मिलने का बहुत मन हो रहा था तो चला आया। ज्यादा दिन छुट्टी भी नहीं ले सकता, नहीं तो ठेकेदार मुझे हटाकर किसी और को काम पर रख लेगा, फिर मेरा काम छूट जाएगा। कहे एक क्षण तो जैसे ही विराम लिया, तुरंत रामेश्वरी बोल उठी, भाई जी अपने मित्र को भी ये बात समझाओ। मैं तो समझा कर हार चुकी हूँ। घर बैठे तो कुबेर भी खाली हो जाता है, और हम तो ठहरे रोज कुआं खोद पानी पीने वाले। इन्होंने तो निराशा का दामन थाम लिया है। न बच्चों की फिक्र, न घर की। बस चुपचाप लेटे रहते हैं, खाली आकाश को ताकते रहते हैं, जैसे वहीं से कोई देवता इनके लिए पैसों की बरसात कर देंगे। कभी कभी इनकी चुप्पी से भय होता है। अब इन्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाती, कहीं कुछ करना बैठे। कभी प्यार से समझाती हूँ, कभी लड़कर, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंगती। खाली आंखों से ऐसे देखते हैं जैसे मेरी बात इन तक पहुंच ना रही हो। खाली बैठे हड्डियों में भी जंग लग जाता है। इतनी सी बात इन्हें समझ नहीं आ रही। मेहनतकश इंसान के लिए खाली बैठना किसी सजा से कम नहीं। अब आप ही इन्हें कुछ समझाओ। आप तो देखकर आज 4 शब्द मुंह से निकले हैं, नहीं तो हाँ हूँ से ही काम चलाते हैं। कह चाय ग्लास में डालकर और कुछ नाश्ता प्लेट में रख, फिर अपने घर के कामों में लग गए, लेकिन कान और आंख उनकी वार्ता पर लगे रहे। भाभी आप सही कह रही हो, अब बिना काम किए गुजारा संभव नहीं। रामेश्वरी की बात का जवाब देते हुए ननकू से मुखाते होते हुए बोला, ननकू ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अपने को संभाल भाई, गरीब का कोई नहीं होता, उसे स्वयं संभलना होता है। तेरी तरह निराश हताश होकर यदि मैं बैठ जाता तो कुछ महीनों बाद मेरा परिवार भी सड़कों पर आ जाता। तू ये बता, तुझे क्या समस्या है? माना जमीन चली गई, लेकिन तू तो है ना, तेरी हिम्मत तो है ना, तेरी ताकत तो है ना। एक इंसान को और क्या चाहिए, बता जरा। अपनी भाषा में बतियाते हुए मुंशी राम ने ननकू को सहज करने के उद्देश्य से कहा, क्या होगा केवल हिम्मत होने से? कहाँ जाऊं अब? तुझे तो काम मिल गया, तेरा तो भाई बंधु है, मैं कहाँ जाकर सर फोड़ूं? मुझे और कोई काम भी तो नहीं आता। चारों तरफ अंधियार और उजियार नजर आता है, कहीं आज की एक किरण भी नजर आती ना, मैं भी तेरी भांति खुशी खुशी जीवन यापन करता। अब तो कंकड़ पाथर ही बीनने लिखे हैं नसीब में, और उनसे पेट नहीं भरा करता। सरकार ने तो इतनी जमीन भी ना छोड़ी जो कंकड़ पाथर ही उगाए जा सकते। सुन, तुरंत मुंशी राम बोल उठा, मेरे साथ चल, दिल्ली बहुत बड़ी है, वहाँ काम ही काम है, बस काम की इज्जत करनी आनी चाहिए। सुनते ही रामेश्वरी ने तुरंत मुंशी राम की बात लपकते हुए कहा, ए जी जाओ भाई जी के साथ, यहाँ की चिंता मत ना करो, मैं सब देख लूंगी। ननकू आए बाएं करने लगा, लेकिन मुंशीराम और रामेश्वरी ने उसकी एक न चलने दी। अगले ही दिन मुंशीराम को राजधानी जाना था, अतः रामेश्वरी ने आनंद फानंद ननकू के कपड़े, खाने पीने का जरूरी सामान और कुछ रुपए उनके हाथ में रख दिए। रामेश्वरी जैसे तैयार बैठी थी और आज अफसर स्वयं उसके सम्मुख उपस्थित हुआ था। अगली भोर 5 बजे ही रामेश्वरी ने ननकू को शहर की ओर विदाई दे दी। रात्रि भर उसे किसी करवट नींद न आई थी। जैसे ही ननकू मुंशीराम के साथ शहर की ओर निकला, रामेश्वरी अपने दोनों बालकों के पास आकर दम से बैठ गई। उसे प्रतीत हुआ जैसे उसका सब कुछ छुटा जा रहा है। घर नहीं रहा, कोई उजाड़ हो जैसे। सूरज सर पर चढ़ाया और बालक रोने पीटने लगे, तब रामेश्वरी को स्वयं की सुध आई। किसी प्रकार स्वयं को समेटा और जुट गई गृहस्थी के घोड़े को साधने में एक कर्मठ की भांति। शाम के समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुंशीराम ननकू के साथ उतरा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखकर ही अचानक से ननकू का मुख खुला का खुला रह गया।
भीड़ का रेला एक के ऊपर एक गिरते लोग, धक्का मुक्की कर रेल में चढ़ती भीड़ देख ननकू घबरा गया, लेकिन मुंशीराम ने ननकू का हाथ पकड़े रखा। फिर भीड़ में से वह बाहर लेकर आ गया। बाहर निकलते ही रिक्शा, स्कूटर, टैक्सी, गाड़ियां, साइकिल, बस आदि का एक संजाल देख ननकू की गिग्गी बन गई। जहांगीरपुरी एक रीसेटलमेंट कॉलोनी है, जहाँ दरबे जैसे कुछ कच्चे पक्के मकान हैं, तो झुग्गियों का एक अलग ही संसार यहाँ बसा है। 25 गज में 10 बंदे कैसे रह सकते हैं, इनसे ही सीखा जा सकता है। कहीं 5 मंजिला 25 गज के मकान है, तो कहीं 2 या 3 मंजिला 6 बाई 6 की झुग्गी। जैसे मुंशीराम के साथ उसके झुग्गी नुमा कमरे में ननकू पहुंचा, देखता है कमरे में 6 और लोग हैं। 6 बाई 8 की इस झुग्गी में ही अब इन 8 लोगों को रहना था, जहाँ पांव भी पूरे पसारने संभव न थे। ननकू मन ही मन अपने मन से घर से तुलना करने लगा। कहाँ इतनी जगह में तो बैलों का चारा भी नहीं रखता था, उतने से दड़बे में कैसे रहा जाएगा। मौन हो सब देख रहा था। सुबह 5 बजे से शौच क्रिया आदि से निवृत्त होने की जब उसने कवायद देखी, ननकू अंदर ही अंदर घबरा गया। मुंशीराम जैसे बता रहा था, ननकू यह चालीसा किए जा रहा था। दोनों के मध्य जैसे मौन संवाद चल रहा था। मुंशीराम ननकू की मन स्थिति से वाकिफ था, क्योंकि वो भी इसी दौर से गुजरा था, लेकिन अब उसे इस हाल में जीने की आदत पड़ चुकी थी। ठीक 9 बजे मुंशीराम ने अपने ठेकेदार से ननकू को मिलवाया। ठेकेदार की एक नहीं अनेक साइड चलती थी, मजदूरों की आवश्यकता बनी ही रहती थी। ननकू को काम मिल गया, काम बेशक मिल गया था, लेकिन ननकू का मौन अब और गहरा हो गया था। परिस्थिति से समझौता करने के अतिरिक्त उसके सम्मुख और कोई उपाय न था। जिस कमरे में रहते थे उसका किराया अब ननकू भी शेयर करता था। जीने की जद्दोजहद में ननकू के अंदर का ननकू जैसे मर गया था। ये तो जैसे उसकी लाश ने ननकू के शरीर की खाल ओढ़ रखी थी। जो ननकू पहले हरदम मस्त मौला रहा करता था, किसी बात की फिक्र न करता था, अब मौन के ऐसे गहवर में दफन हो गया था। महीने भर की कड़ी मेहनत के बाद ननकू के हाथ में जब एक मुश्त रुपए आते थे, केवल उसी क्षण उसके मुख पर उम्मीद की एक क्षीण सी किरण चमकती थी। ननकू प्रत्येक बार कुछ रुपए बचाता और रामेश्वरी के पास भेज देता। जीवन जैसे तैसे पटरी पर आ रहा था और ननकू खुद से दूर जा रहा था, जिसके विषय में न रामेश्वरी को ज्ञात था, न उसके मित्र मुंशीराम को। रामेश्वरी एक सुलझी हुई स्त्री थी। ननकू को भी जो भी पैसे भेजता उन्हें देखभाल कर प्रयोग करती। रामेश्वरी के समझदार होने पर से जीवन नहीं गुजरा करता। जिंदगी हर कदम एक नए इम्तिहान के साथ खड़ी मिलती है। इस बरसात उनके घर की छत गिर गई, गांव में बाढ़ भी आ गई। एक तो कोड़ उस पर खाद वाला हाल हो गया। बस इतना अवश्य हुआ, उसका घर बाढ़ में डूबा नहीं, केवल आंगन तक ही पानी आया, जिस कारण आंगन धंस गया। अकेली रामेश्वरी को एक योद्धा की भांति सभी मोर्चों पर विजय पानी थी। इस समस्या से निजात पाने में जो जमा पूंजी बची थी, सभी स्वाहा हो गई। अकेली स्त्री 2 बच्चों के साथ जहाँ रहती हो, बहुत सावधानी की आवश्यकता थी, इसलिए इस कार्य को पूर्ण करना उसकी प्राथमिकता थी। जब रामेश्वरी को केवल ननकू द्वारा भेजे पैसों की ही आस थी। इम्तिहान की घड़ियां किसी एक इम्तिहान पर कब खत्म हुई हैं। अभी वह इन सबसे उभरी भी ना थी कि एक दिन मुनिया बहुत बीमार पड़ गई। खूब दवा दारू की, लेकिन हालात में सुधार नहीं आ रहा था। बुखार था कि उतर ही नहीं रहा था। गाँव में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। अब ननकू को बताए बिना कोई चारा ना था, इसलिए रामेश्वरी ने ननकू को मुनिया के विषय में जब बताया, ननकू दौड़ा दौड़ा आया। मुनिया की गर्दन ढलक रही थी और आंख ऊपर चढ़ रही थी। बुखार ने उसे तोड़ दिया था। अतः ननकू ने राजधानी में दिखाने का निर्णय लिया। पत्नी और बच्चों को लेकर शहर की ओर निकल गया। कमरे पर पत्नी और बच्चों के कपड़ों का झोला पटका और डॉक्टर के पास मुनिया को लेकर चल दिया। उधर मुंशीराम को पत्नी और बच्चों के ठहरने की व्यवस्था करने को कहा। डॉक्टर ने अनेक टेस्ट लिख दिए। अगले दिन ननकू ने मुनिया के सभी टेस्ट करवाए। मुनिया का टाइफाइड बिगड़ गया था, खून की भी कमी हो गई थी, ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी। अतः कुछ दिन के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ननकू मुनिया के लिए फल, दूध, जूस सब लेकर आता, लेकिन मुनिया भी हजम नहीं कर पा रही थी। इधर मुंशीराम ने एक अलग झुग्गी का ननकू के लिए इंतजाम कर दिया था, जिसका किराया ही 2000 रुपए था, जो ननकू को अब स्वयं वहन करना था। ननकू दिन भर मेहनत मजदूरी करता। रामेश्वरी मुनिया के साथ अस्पताल में रहती और सोनू को भी साथ ही रखती। खून चढ़ाने के 15 दिन बाद मुनिया की तबीयत जब सुधरी, तब जाकर उसे छुट्टी मिली। अभी भी ऐसी हालत न थे कि ननकू ने गाँव भेज देता। इसी प्रकार 2 महीने बीत गए। रामेश्वरी भी अब इन हालात की अभ्यस्त होने लगी थी। रामेश्वरी के आने से ननकू को घर का बना भोजन मिलने लगा था। बालकों के साथ वक्त बिताने पर ननकू खुश दिखने का प्रयास करने लगा था। गांव में केवल घर के अतिरिक्त कुछ न बचा था। उधर रामेश्वरी बच्चों के साथ अकेली रहती और इधर ननकू अकेला रहता। इससे बेहतर है दोनों यहीं साथ रह लें, कम से कम सुख दुख में साथ तो रहेगा और गृहस्थी चलाने का बोझ भी कम होगा। विचार कर रामेश्वरी ने एक दिन कहा, जी मैं क्या कहती हूँ, अब गाँव जाकर क्या करूंगी? जब तुम यहाँ हो तो हम उधर क्या करेंगे? क्यों ना बालकों सहित यहीं रह जाएं। गाँव में जमीन थी तो लगता था अपनी माँ है, लेकिन अब केवल घर ही है, जिसमें भी लगता है जैसे जीवन बचा ही नहीं। जब से तुम यहाँ आए हो घर काटने को दौड़ता है। फिर 2 घरों का खर्चा उठाते हो,
क्या कहते हो? ननकू ने रामेश्वरी के शब्दों पर विचार किया। घर पैसे भेजता ही हूँ जो किराए से ज्यादा ही होते हैं। यहाँ किराए का खर्चा बढ़ गया है, लेकिन खाने पीने की सुविधा हो गई है। कम से कम सब साथ तो रहेंगे, थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगा। सोच विचार कर ननकू ने रामेश्वरी के राजधानी में रहने के निर्णय पर मोहर लगा दी। 5 वर्ष से ननकू राजधानी में है, किंतु मजदूरी से ही उसे फुर्सत नहीं मिलती जो कहीं आ जाए। ये तो रामेश्वरी के भाई भाभी और उनका पूरा परिवार दिल्ली घूमने हेतु उनके पास आए। ननकू रोज तो उन्हें घुमा नहीं सकता था, लेकिन रविवार का छुट्टी थी, अतः आज के दिन मुगल गार्डन लेकर आ गया, क्योंकि केवल आने जाने का किराया भर लगना था। एंट्री फ्री थी। ऐसे में ननकू को यही बेहतर लगा जहाँ कम से कम पैसों में बात बन जाए। ननकू जानता है ये राजधानी है, यहाँ के खर्चे और महंगाई ने उसकी कमर तोड़ी हुई है। जैसे तैसे गुजारा होता है, कोई बहुत बड़ी जमा पूंजी नहीं जुड़ती जो खुलकर खर्च किया जा सके। अपना मुंह बंद रखते हैं तब बच्चों का पेट भरते हैं। वैसे भी जब से कोरोना काल गुजरा है तब से किसी के पास कोई जमा पूंजी ना बची थी, जो थी भी उस दौर में खत्म हो चुकी थी। आए दिन बच्चों की बीमारियों से ननकू परेशान रहने लगा। गांव जैसा प्राकृतिक वातावरण के अभ्यस्त बालक शहर के प्रदूषण और रहन सहन के शिकार होने लगे। जब से मुनिया को टाइफाइड हुआ था तब से वो बहुत कमजोर हो गई थी। इसी बीच मोनू भी जन्म ले चुका था। रामेश्वरी बच्चों को संभालने, घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने में हलकान हो रही थी। दिल्ली जैसे शहर में रहना सहज कहाँ। एक तो महंगाई सर चढ़कर बोल रही थी, ऊपर से झुग्गी का किराया दिए बिना तो जीना संभव ही ना था, चाहे घर में खाने को उनका दाना भी ना हो। झुग्गी की भी हर साल मरम्मत करवानी पड़ती थी। ये तो भला हो दिल्ली सरकार का, गरीब को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल जाता, सभी टेस्ट फ्री में हो जाते, दवाइयाँ मुफ्त मिल जाती। अन्यथा ननकू का दिल्ली में परिवार सहित रहना संभव ना था। इन हालात में रिश्तेदारों का आगमन उनके लिए पहाड़ टूटने से कम नहीं था। कुछ मित्रों और ठेकेदार से पैसे उधार ले लिए। किसी भी प्रकार समाज में मेहरारू की बेइज्जती ना हो, इसलिए चुपचाप पैसों का इंतजाम कर लिया। रामेश्वरी सब समझ रही थी, आंखों से बरस भी रही थी, लेकिन ननकू के लिए ये इज्जत का सवाल था। अतः ननकू सबको लेकर मुगल गार्डन आ गया। वैसे भी जब सब वापसी जाते तब सबको कुछ ना कुछ उपहार भी देने थे, अतः ननकू सोच समझ कर कदम उठा रहा था। मौसम ने भी ननकू के जीवन की भांति धूप छांव खेलनी आरंभ कर दी थी। इसी बीच बालकों ने शौचालय की ओर इशारा किया और ननकू की निगाह उस दिशा में गई जहाँ शौचालय बने थे। वहां भी इतनी लंबी लाइन थी जैसे प्रसाद बट रहा हो। बदबू से सांस लेना दूभर हो रहा था। देख ननकू के पेशानी पर बल पड़ गए। बालकों को मूत्र विसर्जन करवाकर वहीं आ गया जहाँ इतनी देर से बालक खेल रहे थे। राष्ट्रपति भवन में ये दशा, अव्यवस्था का बोलबाला देख बदबू के बबूके जैसे ननकू के दिमाग में उठने लगे। बच्चे पुनः अपने प्रिय खेल में मगन हो गए। बच्चों को रंग बिरंगे कंकड़ पत्थर चुनते देख राष्ट्रपति भवन के गुंबद को देखते हुए ननकू के मन में प्रश्नों का अंबार लग गया। आखिर किस उद्देश्य से शहर में आया था? 2 वक्त की रोटी के लिए, और यही 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हुए अभी तक कंकड़ पत्थर ही बीन रहा हूँ इन बच्चों की भांति। इनके लिए कंकड़ पत्थर इनके खिलौने हैं, लेकिन मेरे लिए कितने खुशनसीब है राष्ट्रपति भवन के कंकड़ पत्थर भी, तो जो इन बालकों का स्नेह प्राप्त कर रहे हैं। एक मैं हूँ कंकड़ पत्थरों से मकान बनाते हुए आज तक जीवन के कंकड़ निकाल ही नहीं पा रहा, उनमें अपनी खुशी ढूंढ नहीं पा रहा। कैसी जीवन की विडंबना है, आज राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर भी एक मजदूर अपने नसीब में लिखे कंकड़ पत्थरों में जीवन की श्वास ढूंढ रहा है। आज मैं देश के एक ऐसे हिस्से में खड़ा हूँ जहाँ का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकता, जहाँ भाग्य विधाता हमारे लिए निर्णय लेते हैं, जहाँ वे कहते हैं उनका मकसद सबसे निचले तबके को खुशहाल जीवन देना है। लेकिन क्या ये उतना ही बड़ा सच है? अन्नदाता था मैं, तभी क्या कभी मुझे मेरा हासिल प्राप्त हुआ? क्या भूमि अधिग्रहण से पूर्व एक बार भी सरकार ने आकर आपसे पूछा आप कैसे जियोगे, क्या करोगे, मरोगे या जिंदा रहोगे? सरकार है, माई बाप है, जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। उनके निर्णयों पर कौन उंगली उठा सकता है? वे जो करते हैं सही करते हैं का मुलम्मा चढ़ा हुआ है, लेकिन कोई उस गरीब के घर जाकर उसकी थाली में नहीं झांकता, ना ही पूछता क्या तुझे आज रोटी मिली, क्या तेरे बालकों को भरपेट भोजन मिला। इस कंकड़ पत्थर के जंगल में बैठकर निर्णय लेना कितना सहज होता है। वे तो मुआवजा देकर क्षतिपूर्ति कर चुके होते हैं, लेकिन कितने ही जीवन बिना कहीं सुने संसार से विदा हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। आज भी तो किसान अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं और सरकार अपने चश्मे से देख रही है। न तब स्थिति अच्छी थी न अब। हमारे जैसे लोग चाहे अन्नदाता हों या मजदूर, शोषित वंचित उपेक्षित, सभी केवल एक वोट बैंक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमें ऐसे ही जीना होगा और एक दिन इसी प्रकार मर जाना होगा, यही है हमारी नियति। निराशा के भवन में ननकू उतराने लगा। उसका अवसाद एक बार फिर उस पर हावी होने लगा। आसपास क्या घट रहा है आंखों से ओझल हो गया। इतने वर्षों में ननकू अपने अवसाद से पूर्ण रूप में बाहर नहीं आ पाया था। काम मिल गया था, उसी ने उसे संभाला हुआ था, अन्यथा ननकू के सीने में एक आग दहक रही थी जो किसी सावन नहीं बुझती थी।
सम्मानपूर्वक जीना इतना मुश्किल क्यों है? क्या हम सरकार इसलिए बनाते हैं जब चाहे वे आकर हमें हमारे काम हमारी मिट्टी से बेदखल कर दें? क्या हमारा अपने देश की मिट्टी पर कोई अधिकार नहीं? क्या सारे अधिकार केवल सरकारों के होते हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े भर हैं जो बिना किसी उपयोगिता के जीते और मर जाते हैं? अपने देश में हम कैसे विस्थापित हो जाते हैं? अपनी जमीन से विस्थापन क्या विस्थापन की श्रेणी में नहीं आता? सुलगते सवाल ननकू का सीना मसलते रहे। उसके दिमाग में प्रश्नों की आंधियां चलने लगी जब भी फुर्सत में होता। और आज वही दिन था। उसके मन पर मुगल गार्डन के फूलों ने कोई प्रभाव न डाला था। बालक इतना चल नहीं सकते थे, अतः उन्हें यहाँ लेकर बैठ गया था। बाकी सब घूम रहे थे। ननकू सवालों की मिट्टी में सुलगने लगा। उसकी मुद्रा भी परिवर्तित होने लगी। तभी एक गेंद ननकू के पांव पर आकर लगी और ननकू के विचारों की श्रृंखला भंग हो गई। तब उसे ख्याल आया, ओह, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। अपने जीवन की तुलना बालकों के खेल से कर रहा हूँ। कितना निश्चल होता है बचपन जहाँ कंकड़ पत्थर भी खिलौने बन जाते हैं, और कितना मुश्किल होता है जीवन जहाँ कंकड़ पत्थर जीवन भर चुभते हैं, जिन्हें हम सहेजना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जीवन के किसी भी मोड़ पर आकर रसभंग कर देते हैं। राष्ट्रपति भवन के तो कंकड़ भी सहेजने योग्य होते हैं। एक हम हैं ऐसे कंकड़ जिनका देश निर्माण में कितना ही योगदान हो, लेकिन सहेजे नहीं जाते, स्वीकारे नहीं जाते। एक उपेक्षित, तिरस्कृत, अवांछित कंकड़। हा 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 हा। ननकू हंसता चला गया। ननकू के साथ हंस रहा था सारा आलम, धरती, आकाश, पंछी, बादल और आसपास खड़ा दर्शकगण, जो ननकू की भाई दशा ही लक्षित कर रहा था। पागल है बे? हा 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 हा। चारों ओर घूमता वर्तुलाकार आकाश ननकू के सर पर छतरी ताने मानो उसका उपहास उड़ा रहा था। कह रहा था, ननकू, पहचान लो अपनी जगह। तुम्हारी तो इतनी भी उपयोगिता नहीं जो बच्चों के खेलने योग्य कंकड़ भी बन सको। तुम्हारी तो इतनी भी योग्यता नहीं जो राष्ट्रपति भवन के कंकड़ भी बन सको। हा 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 की तुमुल ध्वनि के रसा ने एक साथ अनेक परमाणु बमों का जैसे उसके मस्तिष्क में विस्फोट कर दिया, और एक हारा हुआ किसान, लाचार मजदूर वहीं सड़क पर गिर पड़ा। उन्हीं कंकड़ों में एक कंकड़ बन आज ननकू राष्ट्रपति भवन का कंकड़ बन गया था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना गुप्ता जी को। और इस कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुमति सक्सेना लाल जी को उनकी कहानी के साथ। नमस्कार चंद्रकांता जी, सुनीता, वंदना और सभी मौजूद लोगों को हमारा नमस्कार। समय कम है। कहानी के बारे में कुछ, हमारी जितनी भी कहानियाँ हैं, हम इन सभी को फर्स्ट पर्सन, सारे उपन्यास और सारी कहानियों को हमने फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में ही लिखा है, अर्थात मैं में हमारी कहानियाँ लिखी गई हैं। मैं में लिखी कहानियों में कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जिनका मैं पुरुष है। तो उन्हीं कुछ कहानियों में से आज एक कहानी हम पढ़ रहे हैं। पापा को गए 1 साल पूरा होने वाला है। परसों उनका श्राद्ध है। पंडित जी पूजा के सामान की और सारे कर्मकांडों की लिस्ट लिखा रहे हैं। छवि बड़े भक्ति भाव से हर चीज नोट करती जा रही है। मेरी इन सबके बीच में कोई भूमिका नहीं है, बस बैठा हूँ। इतने आयोजन के साथ 10वां 13वीं श्राद्ध करना जैसे कोई फंक्शन हो, मुझे हमेशा अजीब लगता है। एक बार छवि से इस बारे में बात की थी तो आश्चर्य से उसने बड़ी बड़ी आंखें और फैला ली थी। अरे अजीब बात करते हो, सभी तो करते हैं ना। फिर माँ का फेथ है इस सब में। माना पापा को नहीं मिलेगा ये सब, पर सोचो हमारे ऐसा करने से माँ को कितनी तसल्ली मिलती है। मैं चुप हो जाता हूँ। सोचता हूँ माँ सच में भाग्यवान है जो छवि जैसी बहू मिली है। आज बड़े साल बाद अचानक दादी का ख्याल आया था। माँ, हम लोग दादी का श्राद्ध नहीं करते। क्षण भर के लिए माँ के माथे पर सलवटें पड़ी थी, फिर भी संभल गई थी। अब बेटा जब उनके बेटे ही नहीं रहे तो उनका कैसा श्राद्ध। मन आया था पूछूं और नीलू, पर चुप रहा था। वैसे भी जब इन सब चीजों में मेरा विश्वास ही नहीं है
तो उन सब के मुद्दे क्या बनाना। पापा उन दिनों बहुत खुश दिखने लगे थे, बेहद तसल्ली में, जैसे जीवन का हर सुख हाथों में आ गया हो। कोई भी आता तो बातों के बीच एक बार तो जरूर कहते कि मुझे तो ज्योतिषियों ने कह दिया था कि होलिका दहन के बाद तुम्हारी सारी मुसीबतें भी भस्म हो जाएंगी, फिर पूरी जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। पापा के स्वर में खुशी होती। असल में पापा की ज्यादा बोलने की आदत थी, तो वो सोचते बाद में थे और बोलते पहले थे। पापा के हंसते चेहरे पर मेरी निगाहें टिक जाती। हर बार उनकी तसल्ली बेहद कुटिल लगती। हर बार ये गुस्सा मन के भीतर धड़कने लगता। ऐसा क्या हो गया था जिसने पापा को मुसीबतों से मुक्त कर दिया था? हुआ ही तो था, घर में दो मौतें, दादी की और नीलू की। असल में पापा मुसीबत और जिम्मेवारी के बीच का अंतर जानते ही नहीं थे। जिम्मेवारियां तो पापा ने उनके प्रति कभी समझी ही नहीं। समझते तो उनकी मौत पर इस तरह चहकते नहीं, समझते तो उन दोनों की इस तरह से अवहेलना भी ना करते। पापा थक गए थे दोनों से, मगर क्यों? पापा ने उन दोनों की क्या ही क्या था जो थक गए थे। असल में उन दोनों का होना पापा को कोई खुशी नहीं देता था, इसलिए पापा ऊब गए थे। पर फिर भी क्या कोई ऐसे अपनों के जाने से यूं खुश हो सकता है? दादी पापा की माँ थी और नीलू उनकी अपनी बेटी। वे तो दोनों को उतना भी महत्व नहीं दे रहे कि उस दुख का ऊपरी दिखावा ही कर लें, नहीं तो कम से कम चुप ही रह लें। अजब सा मन हट गया था पापा से। माँ कभी लगकर वे भी तो कम नहीं। नीलू के लिए उनको कई बार रोते देखा था मैंने, आखिर उनकी बेटी थी। पर दादी उनसे कभी कुछ कड़वा बोली नहीं तो क्या, कभी कुछ मीठा किया भी तो नहीं। अब छवि को देखता हूँ तो बीता हुआ सब कुछ और भी अधिक गलत लगने लगता है। सोचता हूँ इतने निश्चल भाव से उसे अपनी सेवा करते देखकर माँ को कुछ कचोटता नहीं होगा क्या? कभी अपनी गलतियां याद नहीं आती होंगी क्या? पर वे शायद उतना सोचने वाले इंसान ही नहीं है। कितनी घिन थी दादी को, पर उनके अपाहिज होते ही उनकी साफ सफाई के लिए एक जमादारी लगा दी गई थी। वो बाथरूम भी साफ करती और उन्हीं हाथों से दादी की सेवा की। कुछ दिन दादी बहुत परेशान रही थी। उनका खाना पीना लगभग छूट गया था। फिर अपनी नियति स्वीकार कर ली थी दादी ने। मैं स्कूल से लौटता तो देखता दादी मेवाती से बातें कर रही हैं और वो उनके सिरहाने जमीन पर पलंग की पाटी पकड़े बैठी है। आखिर दादी कब तक भूखी रहती और कब तक चुप। आज इतने सालों बाद सोचता हूँ कि पापा अपनी जेब से खर्च ना भी करते तो भी दादी के पैसों से एक साफ सुथरी आया तो रख ही सकते थे। एक बार माँ से कुछ ऐसा ही कहा था तो उनसे मीठी सी झिड़की खाकर चुप हो गया था। उसके बाद काफी देर तक माँ मुझे समझाती रही थी। माँ की कही हर बात के बहुत सारे जवाब थे मेरे पास, पर मैं चुप ही रहा था। वैसे भी उन दिनों में चुप ही रहने लगा था। माँ पापा के प्रति तक की बंधी चुप्पी पूरी तरह से कभी टूट ही नहीं पाई। माँ पापा के प्रति मेरा ये मौन छवि को शुरू से परेशान करता रहा है। उसके लिए तो ये बात ही अटपटी सी है कि फोन के इतने नजदीकी रिश्ते में प्यार का मुखर प्रदर्शन ना हो, थोड़ी सी उत्तेजना और माहौल में एक मीठा सा हंगामा ना हो। हम लोगों के भारत लौटते ही छवि माँ पापा को अपने साथ बेंगलोर में ले आई थी। सच बात तो ये है कि उसने भारत लौटने का निर्णय भी उन्हीं दोनों के पीछे लिया था। ऐसे कैसे हम उनको बुढ़ापे में अकेला छोड़कर इतनी दूर रह सकते हैं? छवि से रिश्ते में जुड़ने के बाद से अपने अतीत का गलत और अधिक चुभने लगा है मुझे। बहुत सी जिन बातों पर ध्यान भी नहीं दिया था वे अब एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वे बातें ज्यादा साफ समझ आती हैं, इसलिए और ज्यादा हताश करती हैं। पर मैं चुप ही रहता हूँ। वैसे भी क्या फायदा छवि को अपने जख्म दिखाने से? तब उन जख्मों पर पड़े तुरंत भी तो उछाले पड़ेंगे, फिर वे चोटें और अधिक तकलीफ देंगी। फिर पापा तो है नहीं और माँ, उनके पास अपनी सोच थी ही कहाँ। वे तो पापा की इच्छा और आदेशों को पूरा करने का यंत्र मात्र थी।
उनकी आंखों में वे आंसू भी अपने रक्त मांस से बनी बेटी के लिए होते थे। उन आंसुओं में पापा के लिए आक्रोश मैंने कभी नहीं देखा। तभी तो पापा को माँ इतने पूरे मन से प्यार कर पाती थी और आज इतने पूरे मन से उन्हें याद कर पाती हैं। जब बेहद गदगद कंठ से माँ मेरे प्रति पापा के प्यार, मेरे प्रति उनकी दीवानगी के किस्से सुनाती हैं तो हर बार मेरा मन खिन्न हो जाता है। मन करता है कि पूछूं और नीलू, पर ना अपने ही जख्म को रेंगना चाहता हूँ और ना माँ को ही कोई नई चोट देना चाहता हूँ, इसलिए चुप रहता हूँ। वैसे भी नीलू तो अभी दुनिया में है नहीं, उसे मरे तो 20 साल से अधिक बीत चुके। माँ के पास मेरे प्रति पापा के प्यार के अनगिनत किस्से हैं। सो छवि के लिए तो पापा बेहद डोटिंग फादर थे। डोटिंग फादर, ये शब्द मुझे तकलीफ देता है। नीलू के भी तो पिता ही थे। उस दिन पापा दफ्तर से जल्दी ही लौट आए थे। पापा माँ नीलू को लेकर कहीं चले गए थे। साथ में पापा के दोस्त डेविड अंकल भी थे। 2.5-3 घंटे बाद लौटे थे तो नीलू साथ में नहीं थी। माँ एक साथ शांत और परेशान दोनों लग रही थी। मैंने उन्हें नीलू की खटुलिया के पास आंखों में आंसू भरे खड़े देखा था। उसके बाद कई दिन तक कई बार उन्हें आंसू पूछते देखा था। नीलू कहाँ है? पूछने पर माँ रोने लगी थी। पापा ने बताया था कि उसे हॉस्टल भेज दिया है। कहाँ, क्यों, कैसे, कब आएगी, हर बात का पापा ने गोलमाल उलझा सा जवाब दिया था। पापा के चेहरे पर विजयी भाव था। उन्होंने बहुत प्यार से माँ के कंधे पर हाथ रखा था। रोती क्यों हो? वह यहाँ से ज्यादा खुश रहेगी। उसके साथ के कितने बच्चे हैं वहाँ। मैं परेशान होने लगा था, पर वहाँ हम लोग तो नहीं होंगे। वह तो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाती। पर पापा ने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया था। पापा ने शाम को घूमने चलने का प्रोग्राम बना लिया था। माँ का जाने का मन नहीं था, पर वे पापा का विरोध नहीं कर पाई थी। सो तो वो कभी भी नहीं कर पाती थी। मेरा मन नहीं था, पर माँ ने मुझे चलने के लिए मना दिया था। और पापा, वे तो जैसे उस शाम को सेलिब्रेट करने के मूड में थे। मैं परेशान रहने लगा था। किसी दिन मुझे ही कुछ हो जाए तो क्या ये लोग मुझे भी घर से निकाल देंगे? ना जाने कितनी बातें याद आती रहती। ना जाने कितनी बातों पर सीने के अंदर गुस्सा धधकता रहता। नीलू के जाने के 2 साल पहले पापा का इंदौर ट्रांसफर हुआ था। हम लोग गेस्ट हाउस में ही रह रहे थे। पापा से मिलने आने वालों की काफी संख्या थी वहाँ। उस दिन पापा के कोई अफसर अपनी पत्नी सहित कर्सी कॉल देने आए थे। नीलू शायद भूखी थी, इसलिए रो रही थी। रोते हुए उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके बाईं तरफ डाल दी थी। रोते हुए उसके मुंह से एक तरफ को लार गिरने लगी थी। पापा के चेहरे पर खिजलाहट व खिसियाहट दोनों थी। उन्होंने घूर कर माँ की तरफ देखा था, मगर वे बातों में मगन थी और उन्होंने पापा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। उन लोगों के जाने के बाद पापा काफी देर तक चिल्लाते रहे थे। क्या जरूरी है कि कोई आए तो इस पीस की नुमाइश की जाए? माँ की आंखें छलछलाने लगी थी। इस एक कमरे में मैं उसे कहाँ छिपा दूं? माँ ने जैसे सफाई दी थी। क्यों, पीछे का बरामदा नहीं है क्या? वो भी तो कमरे की तरह बंद है। कोई उठा नहीं ले जाएगा तुम्हारी लाडली को। उन्होंने बड़ी हिकारत से नीलू की तरफ देखा था। वैसे भी इस मुसीबत को कौन ले जाएगा? माँ ने फिर सफाई दी थी। पीछे के बरामदे में कितनी तो धूप आती है। पापा ने फिर आंखें तरेड़ ली थी। तो क्या हुआ? दिमाग है उसके पास जो धूप छांव सर्दी गर्मी का फर्क समझ सके? मैं सर में रह गया था। इससे ज्यादा ख्याल तो पापा टॉमी का करते हैं। पापा तो आए दिन नीलू को लेकर माँ पर झल्लाते रहते, पर वे सफाई सी देकर पापा को मना लेती या अंततः पापा की बात मानकर उनकी इच्छानुसार निर्णय ले लेती। नीलू के अधिकार को लेकर मैंने कभी उन्हें सीधे तन कर खड़े होते नहीं देखा। उसके लिए पापा से कभी उलझते नहीं देखा। वो तो ऐसा लगता जैसे नीलू उनका अपराध हो। इस घर में नीलू के कुछ अधिकार थे, ऐसा शायद माँ खुद भी नहीं समझती थी। बेचारी बेजुबान बेदिमाग नीलू, पर वो बेजुबान व बेदिमाग भले ही रही हो, सुख दुख को महसूस करने के लिए दिल तो था ना उसके पास। प्यार और अपमान का भेद करने लायक शायद दिमाग भी था। उस दिन बुआ आई थी। वो केवल एक चॉकलेट लाई थी मेरे लिए और आते ही वो उन्होंने मुझे पकड़ा दी थी।
नीलू बुआ की तरफ, फिर मेरे हाथ की चॉकलेट की तरफ लटकी गर्दन के साथ तिरछी निगाह से देखती रही थी और फिर बड़ी जोर से रोई थी। बुआ एकदम खिसिया गई थी। उन्होंने मेरे हाथ से चॉकलेट ले ली थी। सुनो बेटा, मैं अभी तुझे दूसरी मंगा दूंगी। वह चॉकलेट खोलकर उन्होंने नीलू की तरफ बढ़ाई थी। नीलू ने मुंह फेर लिया था और वह उसी हाथ भाव से रोती रही थी। और पापा कहते हैं उसे क्या आता है, दिमाग भी है उसके पास। कितना गलत थे पापा। इंदौर हम लोगों की नई जगह थी, आसपास काफी घूमने लायक। आए दिन हमारे घूमने के कार्यक्रम बनने लगे थे। नीलू को बंद कमरे में छोड़ दिया जाता। छोड़ा तो उसे लखनऊ में भी जाता था, पर वहां दादी उसके पास होती थी। पर यहाँ तो वो अकेली थी। उस बेचारी का सवेरा भी उसी कमरे में होता और उसकी रात भी उसी कमरे में होती। नीलू को अकेले छोड़कर बाहर ताला लगाया जाता तो मुझे बुरा लगता। सारे समय मन पर बोझ सा महसूस होता। बाहर जब कुछ बहुत अच्छा लगता तो खुश होते होते अचानक आंखों में आंसू भरने लगते। लौट कर आता तो नीलू के पास जाने की हिम्मत नहीं होती। लगता जैसे वो बहुत रूठी हुई है। उसे मनाता भी तो कैसे। धीरे धीरे मैंने माँ पापा के साथ जाना छोड़ दिया था। उन लोगों के जाने के बाद मुझे घर में पाव किलकारी मारकर हंसती, मुंह से अजब सी आवाजें निकालती। सो मैं उसके आसपास बैठ जाता और टीवी खोल देता। मैं उसके पास हूँ ये सोचकर मुझे अच्छा लगता। नीलू को हॉस्टल भेजने के अगले हफ्ते माँ पापा गए थे उससे मिलने। मैं उनके साथ जाने के लिए बहुत रोया था, पर पापा तैयार नहीं हुए थे। माँ ने नीलू के लिए कुछ सामान रख लिया था, उसके कपड़े और खाने का सामान। पापा ने माँ को झिड़का था। इस तरह हम लोग करेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे, पापा ने कहा था। और माँ ने हाथ का सामान नीचे रख दिया था। मैं नहीं समझ पाया था कि वो लोग क्या समझ जाएंगे। ऐसे मौकों पर मुझे माँ पर एक साथ गुस्सा और तरस दोनों आता। ऐसा लगता कि इतने सालों तक पापा के साथ रहते हुए उनकी अपनी सोच ही खत्म हो गई है। धीरे धीरे पूरी बात समझ में आने लगी थी मुझे। कुछ उन लोगों की आपसी बातचीत से और कुछ अपनी अकल से। नीलू को इन लोगों ने मदर टेरेसा के होम में डाला है। डेविड अंकल ने इस काम में पापा की मदद की थी। अनाथ बच्चे लिए जाते थे वहाँ। मतलब उसे अनाथ बताया गया था। मैं बहुत बेचैन रहा था। माँ बाप परिवार के होने के बावजूद अनाथालय में है नीलू। अनाथ बच्चों के बीच अनाथों की तरह ही तो पल रही होगी। आज सोचता हूँ कि अनाथ ही तो थी वो। रक्त मांस के रिश्ते होने से ही तो कोई अपना नहीं हो जाता। धीमे धीमे हम सबको नीलू के अभाव की आदत पड़ गई थी। घर में पहले से कम काम लगने लगा था। घर पहले से साफ सुथरा लगने लगा था, पहले से थोड़ा बड़ा। और पापा पहले से ज्यादा प्रसन्न और उत्तेजित दिखने लगे थे। रोज की तरह वे उस दिन लंच पर आए थे। हमेशा की तरह तरोताजा दिख रहे थे। खाने के बीच उन्होंने मम्मी को बताया था कि नीलू को कलकत्ते के होम भेज दिया गया है, जैसे कोई अखबार में पड़ी हुई खबर बताता है। माँ का कोड़ा हाथ में ही थम गया था। अरे ऐसे कैसे, ना बताया ना पूछा और कलकत्ता भेज दिया। और क्यों? पापा आराम से खाना खाते रहे थे, उनकी इच्छा और उनके रूल्स। अब तुम पूछताछ करने मत पहुंच जाना बेवकूफों की तरह। पंडित जी पूजा खत्म कर चुके हैं, उपदेश सुना रहे हैं। मातृ पितृ देवः, माता पिता देवता होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। वे विस्तार से बता रहे हैं कि पुत्र के क्या कर्तव्य होते हैं। संतान के ऊपर ऋण होता है माता पिता का, जिससे वो कई जन्मों तक ऋण नहीं हो सकता। छवि बहुत भक्ति भाव से उनकी बातें सुन रही है। मैं निर्विकार बैठा हूँ। कितनी लंबी सूची है संतान के दायित्वों की। मैं सोचता हूँ बस वही तो ऋणबद्ध है। किसी शास्त्र, किसी धर्म ग्रंथ में माता पिता के कोई दायित्व नहीं। कर्तव्य केवल संतान के हैं। मन करता है उठ जाऊं पूजा पर बैठा रहता हूँ। पंडित जी ने दान में दिया जाने वाला सामान मेरी खुली हथेली के ऊपर रख दिया था। पंडित जी ने कहा था
अपने पिता को याद करो, संकल्प लो और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। मैंने अपनी आंखें मूंद ली थी। बंद आंखों के आगे नीलू आकर खड़ी हो गई थी। लगा था दिल के भीतर प्यार और याद का कोई सूख गया सैलाब जैसे फट पड़ा हो। मेरी बंद पलकों में आंसू भरने लगे थे। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। मैं मन ही मन बुदबुदाया था, मेरी बहन मुझे माफ कर दे, तेरे लिए कुछ मैंने भी तो नहीं किया। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे दे नीलू। अपनी पीठ पर छवि का प्यार भरा स्पर्श महसूस करता हूँ। वह मेरी पीठ सहला रही है। शायद मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस कहानी को छोटा करने में इस कहानी के बहुत से अंग भंग हो चुके हैं, मगर आपका आदेश 15 मिनट का था। बहुत बहुत धन्यवाद सुमति जी का। नाम के अनुरूप उन्होंने काम भी किया कि कहानी को 15 मिनट की सीमा में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रकांता जी को कि वे अपनी कहानी सुनाएं। 2 शब्द न भी कहे तो चलेगा। सभा में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, और जो मुझसे छोटे उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारी 3 जो छोटी बहनें हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा मुझे सुनना, पर एक तो न्याय नहीं हो पाता सुनने से, क्योंकि इतना विस्तार से आप उसको तक तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी मुझे अच्छा लगा उनको। मैं लेबर चौक वाली तो भाग गई यहाँ से। लेबर चौक वाली बहुत बड़ा विषय लिया, हालांकि समय भी बहुत लिया उन्होंने, पर उसमें कई चीज़ें हैं। लेबर चौक में जो रहते हैं लोग, गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, तो काफ़ी नाम बाप को थोड़ा नोट किया। उसमें कई चीज़ें, उसमें बेरोजगारी भी है, सुख दुख आपसी वो भी हैं, और ज़िंदगी में कौन छेद सिंह के तो अत्याचार भी हैं, किस तरह वो शोषण करते हैं जो गरीब लोगों के होते हैं। तो पर इसमें अन्याय का विरोध भी है। जो लेबर चौक में जब मिलते हैं सभी लोग तो अन्याय का विरोध भी करते हैं। ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर अनूठी जिंदगी का सच है तो वो थोड़ा सा विस्तार में बोली इसको, पर ये कि लेबर चौक में सभी आपसी ऐसे लोग हैं, बेरोजगार भी लोग हैं, उन्हें शिकायत भी है सरकार से, उसका प्रतिकार भी करते हैं, तो ज़्यादा आगे नहीं है। अच्छा, जो दूसरी बहन है राष्ट्रपति भवन में काम कर, वो तो खैर पता चलता है कि आज का ज्यादा प्रश्न है ये कि विकास जब हम करते हैं, विकास के 2 चेहरे होते हैं। एक तो आप नई सड़कें, नए भवन बनते हैं, दूसरी तरफ जो उजड़ जाते हैं, जिनका जमीन छिन जाती है, जैसे किसान बेरोजगार हो जाता है, शहरों में जाना पड़ता है उसका, तो वो सब वो एक ज्वलन प्रश्न है और उन्हें कोशिश उसको सुधारने की। और होता क्या है, जैसे लेबर चौक में उन्होंने विस्तार से बात कही है, तो कोई उसमें अभिव्यक्ति का थोड़ा सा रूप नजर आता है। जब हम छोटा करते हैं किसी चीज़ को तो थोड़ा सा कहानी आप समझ सकते हैं ये कि क्या हो रहा है, विकास की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी, और इसकी बड़ी ये हो रही है। लेकिन प्रश्न ये क्या विकास नहीं किया जाए? उत्तर ये है कि उनको समुचित मुआवजा दिया जाए और उनको काम दिया जाए। अब वो गांव से शहर जाते किसान कर नहीं पाता, उनकी कटे वगैरह, वो सब उन्होंने लिखा है और अच्छे से जवाब किया। और बाकी ये जो चीज़ ये जो है श्राद्ध की ऋणबद्ध उसमें श्राद्ध कहानी 3 कहानी सुनते दिमाग जरा हो जाता है। तो ये ऋणबद्ध ये एक प्रश्न है इनका यहाँ, क्या माता पिता के दायित्व नहीं है, एक ऐसा प्रश्न है। और क्या सिर्फ बेटे के ही दायित्व हैं? इसमें कोई शक नहीं। जब घर में मृत्यु हो जाती है तो बेटे को ही सभी कर्मकांड वगैरह करने पड़े, या बीमार हो पिता तो बेटी को कहते हैं नहीं,
पर आजकल ऐसा नहीं है, तो बेटी भी करती है। पर माना जाता है कि पिता बेटे का ही फर्ज है माता पिता की सेवा करना वगैरह वगैरह जो है। तो पर माता पिता के दायित्व तो होते हैं, वो तो हमेशा निभाते हैं। पर यहाँ शायद अब बेटा बेटी में फर्क बताना चाहते हैं कि बेटी का क्या फर्ज नहीं है। बेटी है ही नहीं, तब तो बेटे पर ही आ जाएगी सभी बात। वैसे भी तो माना भी जाता है दायित्व बेटी की, पर मैं मानती हूँ जहाँ बेटा बेटी दोनों हैं वहाँ बेटियाँ भी दायित्व निभाती हैं, ऐसा हमने सोचा। फिर भी बहुत अच्छा लगा, तीनों कहानी बहुत बढ़िया कहानियाँ हैं। और अब मेरे पास समय कितना बचा है, मुझे भी काट छाँट करना पड़ेगा कि समय के बेटे में थोड़ी मैं भी पहुँच। इसका जैसे उन्होंने कहा कहानी का मतलब मज़ा नहीं आता, जो तोड़ फोड़ करते हैं। पर मैं ये भी जानती हूँ 3 कहानी सुनने के बाद चौथी कहानी सुनना असंभव है। मुझे कहना मैं कोशिश करूँगी छोटा करने, तो आप इसमें मत जाइए, वहाँ जो भी है तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं बाद में पढ़ लीजिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कहानी करने से पहले, कहानियाँ तो बहुत 200 कहानियाँ लिखी हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आजकल में बड़ा एक विषय आता है इस पर, आपके खासकर जो आते हैं ना इस पर, वो कहते हैं कि भाई पाठक क्या चाहता है, पाठक लेखक से क्या चाहता है। कुछ लोग बोलते ये चाहता है वो चाहता है। मैं ये सोचती हूँ क्या पाठक के लिए भी जैसे संहिताएं बनती हैं उसके लिए भी हैं क्या, लेखक के लिए क्या संहिताएं हैं? मैं नहीं समझती हूँ। है जैसे स्त्रियों के लिए आपने संहिता बनाई, ये करो ये मत करो, आप लेखक को भी कहेंगे ये करो ये मत करो, ये कैसी बात है? एक इस बात पर मेरा बहुत नाराजगी हुई। लेखक लिखता है जो अगर अपनी बात भी लिखेगा उसमें भी समाज होता है, साहित्य तो समाज, साहित्य तो सही भाव होता ही है उसमें। और जो उसे देखिए जहाँ वो जन्म लेता, जो स्थितियाँ, जो परिवेश जिसमें पलता है वो, वहाँ भी उसकी जो अनुभव होते हैं। कहानी में अनुभव तो जरूरी है, अनुभव भी है, विचार भी है, संप्रेषण शक्ति भी है, कई बातें हैं। तो मुझे लगा इस पर ही जो जागरूक है लेखक तो माना ही जगह थोड़ा सा दिमाग होगा उसका, तो वो देखेगा अपने चौतरफ ही। और एक बात इसी से जुड़ी है, एक नाम नहीं लूँगी, आप जानते हैं पटल पर आते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे लोग, जन सांप्रदायिकता पर लिखा नहीं गया। ये बात मुझे बहुत चुभी, जो आज से 50 साल से भी सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ रही और नाम किसी ने नहीं लिया। मैंने, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जीवन संध्या में जो लिख चुके तो लिख चुके, 50 से ज़्यादा लिख चुके कहानियाँ लिख चुके। हालांकि कई कहानियाँ हैं जो आप जैसे करते हैं ना, आप आकलन जैसे आप लोग करते हैं वर्ष में, ये चुनी हुई कहानियाँ, श्रेष्ठ कहानियाँ, उसमें तो उनको नजर आनी चाहिए। 2-4 नाम में बता सकते हैं ज़बानी काली बार, जो सांप्रदायिकता पर उसके दोनों पक्ष कितना असर होता है उसका, तो नाम ही नहीं। शरणागत दिनार, वो भी सांप्रदायिक से फिल्म भी बनी है। बदलते हालात में आप जरूर ये 2-4 कहानियाँ देखिए और कहिए कि सांप्रदायिकता पर कितना लिखा गया और किस तरह कोशिश की है कि जहाँ आपस में होता है उसमें कहीं हम लोग अंधेरे में टटोलते हैं, देखते हैं कहीं कोई दरार सी मिले, वहाँ से अगर प्रकाश की लीक मिले उसको पकड़ते हैं। सांप्रदायिकता में भी रोना रोना ही नहीं होता, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, पर लोग जो फतवे देते वो ठीक नहीं लगता। आप पहले पढ़िए, अगर आपने नहीं पढ़ा, एक नाम ने जरूर लिया हमारा शहर उस बार, उसमें जैसे एक हिंदू मुसलमान आपस में उनको विभिन्न परिवार में जरा थोड़ा बहुत होता है, वो भी इतनी उस तरह की सशक्त कहानी नहीं है। जोशी तो बहुत अच्छी लेखिका है, मैं पसंद करती हूँ उन्हें। सांप्रदायिकता जिसमें सही हो, जिस तरह का, तो वो उसका जो वर्णन है वो आप जानते हैं। मैं आपको ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी जिससे आपको तकलीफ हो जाए। आवाज़ कहानी करिए, रोंगटे खड़े हो जाती हैं, जिसमें मृदुला ने तो यही कहा कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, अभी तो बुढ़ापे में क्या तारीफ क्या ना तारीफ। और उसने कहा वो भारतीय कहानी में एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है। आवाज़ वो इस पर रहा था, किस तरह लड़ते हैं आतंकवाद से भी, एक महिला लड़की किस तरह। खैर अब वो मैंने कभी थोड़ा सा इसको काट छाट करनी पड़ेगी, तो उस पर भाषण उस पर मत जाइए, कोशिश करूँगी इसको 15 मिनट में। रात थकूंगे थके भर, ये तो जाहिर इसी पर है, पर वो किस तरह की आप खुद पढ़िए। रात थकूंगे थके बर्फ गिरी है, धरती सफेद चादर तले दबी ठंड से सिकुड़ी पड़ी है। रतनलाल मास्टर बंद खिड़की की झिरी से आंख सटाकर बाहर का जायजा ले रहा है। कुछ तो पता चले वो कहाँ है, किस गांव जंगल में। ऊस की छप्पर वाली इस कोठरी के आसपास कोई घर नहीं है। क्या पता किसी का धान उठा रहा हो या कोई अंगड़ खंगड़ चीजें जब बिक रही है। मतलब ये है कि एक व्यक्ति है जिसको काट रही हूँ, वो जिसको आतंकवादी ने पकड़ लिया है, उसको कहते हैं एक जंगल में कहीं रखा है।
और तो कहते कि हमारा तुमने सुराग दिया है BSF वालों को, तो तुम बताओ क्या राज है तुम्हारे पास, तो छोड़ देते बीच। वो बेचारा उसको क्या है हाल है वहाँ, वो एक जो वहाँ बैठा है वो सुबह शाम एक बड़ा अंधेरे सा कमरा रहता उसको कहीं पर, सुबह शाम भावहीन चेहरे, खिचड़ी दाढ़ी और अधपके बालों वाला एक अड़बोड़ा अल्युमिनियम के डब्बे में भात लेकर कमरे में धर देता है, बात नहीं करता। मास्टर ने कई बार कोशिश की उसे बात करने की, पर वो एक मायूस सी नजर डाल बिना कुछ कहे पलट गया। शायद गूंगा हो, गूंगे को रखते कि उसे वो बोल नहीं पाता। आँख कैसी ठंड है, ठंड की बोथरी भर्चियाँ चुभ रही हैं। एक लड्डर कमर सिर से पैर तक लपेटे रतनलाल दोहरा बना बैठा रहता है। पिछले 4 दिनों से रात गिरने पर काले बुरके में आबाद मस्तक लिपटी कोई महिला हल्के से दरवाजा खोल तभी कांगड़ी रख जाती है बंद करने के लिए। भुजे कोयलों वाली यह कांगड़ी लेकर बिना कुछ कहे वो पलट जाती है। रतनलाल को लगता है कि स्वयं माँ भवानी मनुष्य रूप धारण कर उसे ठंड से अकड़ करने से बचाना चाहती है। रतनलाल ने एक बार कांगड़ी देखी, जैसे कमरे में गुनगुना सूरज उगाया हो। शुक्रिया बहन, बोली बिना रह नहीं पाया, लेकिन उसे मुंह पर उंगली कुछ मत कहो, क्योंकि वो चोरी छुपे आगे कैसे बनेंगे। पिछले 4 दिनों से वो गुनगुनी घरमास में लेकर सो भी पाया है, बल्कि नींद के आगोश में अपनों के बीच पहुंचकर जिंदा होने का एहसास भी हुआ है। कोई है इस वहशी माहौल में भी, जिसके भीतर इंसानियत का गुनगुना झरना बह रहा है। मास्टर के विश्वास को आधार मिला है कि दुनिया अभी खत्म नहीं हुई। मास्टर रात गिरने के इंतजार में दिन की तुर्शी बेइज्जती और धौंस धमाल सह लेता है। सुबह सुबह 2 युवा लड़के लगभग रोज आकर बार बार दोहराया सवाल पूछते हैं, बोलो कौन है वो जिन्होंने BSF को हमारे सरदार को पता बता दिया, बोलो कौन है वे मुख्य जासूस, याद करो, जान बचाने तो बोलो, नहीं तो मार दिए जाओगे, ऐसे वो धमकियाँ देते। लेकिन लड़के वो कहता रतनलाल कहते मुझे कुछ नहीं मालूम बच्चों, मैं किसी जासूस को नहीं जानता, मैं तो पढ़ने पढ़ाने वाला मास्टर हूँ, मुझे इन खुराफातों से क्या लेना देना। लेकिन लड़के विश्वास नहीं करते। 2 दिन और देते हैं तुम्हें, याद करो, वरना ये गोली काफ़ी है तुम्हारे लिए। ये धमका कर चले जाते हैं। मास्टर की रीढ़ में भाई की सेहरन कांपने लगती है। क्या एक दिन इसी अंधी कब्र में उसे दफन होना है? लावारिस लापता, बाहर बर्फ पर कोई लाश गिरी है, 3 दिन से वही है, पता नहीं कोई उठा क्यों नहीं लेता। बर्फ की मोटी तहों के बीच को कोई पशु लगता है। क्या इसके माँ बाप इसका इंतजार नहीं करते होंगे? गर्म भात और बहकती कांवड़ी लेकर माँ अपने कोक जाए के लिए उन्हें भी भूख की प्यासी बैठी, उसके लिए दुआएं नहीं देती होगी। आके दहशत गर्द भी तो किसी माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। मास्टर की आंखों में आंसू का सोता उमड़ आता है। क्या एक दिन वो भी इसी तरह बर्फ की कब्र में दफन हो जाएगा? न अपनों के हाथ नसीब होंगे, न घर धरती पर अलमीरा, न उर्दू का लेना, न उर्दू के लेने से, न मादो के देने में रतनलाल अपनी चादर देख बैठ फैलाने वाला एक छोटी सी गृहस्थी में ठीक ठाक जिंदगी बिताता है। और उसका एक मित्र है, दोस्त है वहाँ पर, उसके बारे में बताऊँ। 25 वर्षों से लड़कों को पढ़ाता रहा है, एक रिश्ता बन गया है हर घर से, सबके साथ दुआ सलाम है। लड़के ट्यूशन लेने भी आते हैं। फिर फजल रहमान से दांत काटी रोटी का संसार है। उसके रहते वो अकेला कहाँ था? अपना घर, अपनी धरती की महक कहाँ पाएगा रतनलाल? परदेश में कहाँ सहारे ढूंढते फिरेगा? फिर जो एक रिश्ता बनता अपने गांव घर की हवाओं से, पेड़ पौधों और पशु पंखियों से, उसके बिना कितना सूना लगेगा जीवन। लेकर खैर अभी भी बच्चे उनके पास आते हैं, मास्टर जी ये बताइए वो करेगी, उनको उसको कुछ नहीं लेना देना आतंकवाद से। बच्चे मास्टर जी के पास अपने सवाल हल करने का बराबर। पर अब ये सोचता है वो सब बातें कैसा माहौल था। कभी कभी गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है यहाँ, पता नहीं पास कहीं BSF का कैंप है। यहाँ दहशतगर्द आपस में ही एक दूसरे को गोलियों से भून देते हैं। मास्टर जानते हैं कि आतंकवादियों की कई तंजीमें हैं, हिजबुल मुजाहिदीन और देखे अलग तो आपस में ही एक दूसरे को खून के प्यासे हो गए। एक को आज़ादी चाहिए, दूसरे को पाकिस्तान। आम आदमी को थोड़ा सा कहना 2 दिन का था। मास्टर के पैर सुन हो गए, कांगड़ी में कोयले घुसकर रात हो गई। वो सोचता ही क्या है, एक वो लड़की जो आती थी भुड़के वाली, वो कहाँ गई? संक्षेप में बताती हूँ। तो वो क्यों नहीं आती? उसको चिंता रहती उस लड़की की, कहीं उसको भी दहशतगर्द उठाती तो नहीं ले गए। मास्टर का मन होता कि वो आवाज़ दे, कोई आसपास को सुन लेगा, और कोई आसपास नजर नहीं आता। क्या पता वे लोग किसी जो उसको पकड़ के लाए किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं। सोचता है
पहली बार उसे लगता है कि उसका बेटा लद्दाख में तमाम ठंड के कहर के बावजूद सुरक्षित है। उसकी बेटियां सविता नमिता अपनी माँ के साथ जम्मू में किसी कैंप में बेहतर हालात में हैं। कम से कम वहाँ उन्हें अपनी पराइयों की लोगों की आवाज़ें हैं। सुख दुख भी हैं, साजे सुख न सही साजे दुख तो हैं। घर परिवार की याद ने मास्टर के भीतर रतन का तूफान उठा दिया। तब वो सोचता है छुटक काट रहेंगी। रतनलाल सोचता है क्या करूँगा मैं, कैसे करूँगा, मेरी मरने से किसको फर्क पड़ने वाला है। वो कहते रतनलाल एक स्कूल मास्टर कौन सा VIP है जो जिसके लिए फ्रांस से केंद्र तक खोज और ढुलाई होगी, अखबारों में खबरें छपेंगी, दूरदर्शन पर चर्चाएं होंगी। ना भाई रतनलाल, दूसरी की उम्मीद में खुद को भ्रम करना पड़ा। तो क्या उम्मीद हारे हो? मास्टर तमाम उम्र बच्चों को गॉड हेल्प दोज हू हैव डन सब सिखाता रहा है। क्या अपनी मदद आप करो। आज वो क्यों भूल गया, क्या करेगा मदद? सोचता मैं कैसे करूँ, कैसे छुप जाऊँ यहाँ से। एक बार उसने आवाज़ निकाली थी तो 2 लड़के आगे से मुँह खुला मुँह कर रखा, आवाज़ मत निकालो। तो उनको आवाज़ निकालने की भी इजाज़त नहीं है वहाँ। तो खैर वो कहते कि काश एक बार ही मार देती, 5 कुंटल में मारते, बहुत तंग आ जाता है। लेकिन लोग उसको मारने वाले नहीं थे। किसी ने बता दिया कि मास्टर जासूस से मुक्त गया। रतनलाल को फजल रहमान याद आया। ईश्वर उसकी रूह को तस्कीन बख्शे। सच्चे अर्थों में ऋषि की संतान था। मुंद ऋषि और लगजत की सीख सिखा वाले उसकी जुबान पर रहा करते। रतनलाल के स्कूल में हेडमास्टर था और कभी बचपन की यारी में फर्क नहीं आने दिया। लड़कों को समझाता था हमारा दीन बेकसूरों को मारने की इजाज़त नहीं देता। क्यों मारामारी कर अपने ही भाई बहनों को हला करते हो? जिहादी उस पर टूट पड़े। तुम जिहाद की मुखालफत कर रहे हो, लड़कों को बहका रहे हो, तुम काफिर हो। फजल रहमान चुप नहीं हुआ। दूसरों के बहकावे में आकर तुम लोग अपनी ही कब्रें क्यों खोद रहे हो? दहशतगर्दी ने उसे गोली एक दाग उसको चुप करा दिया। तो ऐसे भी रहे हैं कश्मीर में। ये मतलब सोचा है कि कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे खून खराबा, पर उनका मुंह बंद किया जाता था। रतनलाल के सीने में फजल रहमान के लिए तड़प से रहे। वो हमसा हमारा दोस्त, तो हम बातें याद आ रही हैं उसको। यूं ही नहीं भाया, यूं ही तुम्हारी रतन रानी और हमारी फातिमा सराबे शरीफ में मनौती के धागे भागने नहीं जाती। शेख नूरुद्दीन और मुंद ऋषि को लंदन ने यूं ही अपना दूध नहीं पिलाया था। बड़ी मानीफेज विरासत पाई है हमने, हमारा अफसोस ये बातें हम अपनी औलादों को सिखा नहीं पाए। प्रदेश की हालत से सभी लोग जो दुखी वगैरह थे तो ये सब बीच में छोड़ देते हैं। तो आपस में कुछ जैसे ऐसा पार्टी वगैरह उसका जिक्र है यहाँ पर कर सकते हैं आप। बागों पिकनिकें हुआ करती थी, दोनों संसार जाया करते थे, कभी गुरुद्वार कभी पहलगाम, कभी आपस में नाम मास्टर किचन में घुस के अच्छा तुम लोग रेट बनाओ हम कोफ्ते बनाएंगे, ऐसे मिलजुल के जो माहौल था उसका जिक्र है, वो छोड़ रहे हैं। तो अब ये है कि ये जो बर्फ बहुत बर्फ पड़ी है वो अकेला है। पेड़ पौधे दूर से दिखती घरों की झुकी छतें बर्फ से सराब हो रहे हैं। सारी कायनात सफ़ेद चादर ओढ़े सो रही है। यही बर्फ नौशीन में नई बर्फ की मुबारक बातें लेकर आती है। फजल रहमान की बेटी शाहीन अक्सर सविता नमिता को नौशीन मुबारक करने कहती थी। कश्मीर में क्या होता था, जब नई बर्फ पड़ती थी उसको नौशीन मुबारक बोलते थे। वो बड़ा खुशी का असर माना जाता था। जो सबसे पहले उसका देखता बाहर बर्फ पड़ी है, थोड़ी सी भी पड़ी हो तो मिट्टी समेत उठा के दूसरे घरों में देता नौशीन मुबारक, हवाशी। इसका मतलब नौशीन मुबारक अपने दावतें खिलानी पड़ेगी, जो पहले मिला उसको खिलाना करते थे। तो ऐसे ये कहकर किस तरह वो करते थे आपस में। तो रतनलाल के बच्चों के साथ जैसे अपना रिश्ता बना था तो हवालुशी बोलते थे, मतलब ये तुम्हारे यहाँ तुम्हें खिलाना है। हवालुशी कहकर बर्फ के आगमन की सूचना मिलती। फजल रहमान तो बाज़ाब्ता शेर व शायरी कर दावत की फरमाइश करते। मास्टर जी उसमें शेर है थोड़ा, मास्टर जी बर्फ नव उफ्तार सब मुबारकबाद इनसे शरत अस रूल पाएगा, मतलब खिलाओ। इस बार बाजी मार लेंगे, अगली बार हम नहीं छोड़ेंगे बाजा। सविता नमिता शाहीन बेटा शेखर से भी बर्फ में धस धस एक दूसरे पर बोले थे। बर्फ के नरम नाजुक भोले शाल दुशालों के अंदर गर्दन कंधों से सर तन तक पड़ते तो लड़कियां उछलती कूदती एक दूसरे पर मुट्ठी भर बर्फ उछालती। शीन जंग बर्फ का युद्ध होता, फिर गर्म बुखारी के इर्द गिर्द मूंगफलियाँ मिश्री मका वगैरह ढूंढती गर्म चाय वगैरह की लेती। तो कहने का मतलब था इस तरह का माहौल।
लड़के लड़कियाँ अपनी मस्ती मस्ती में दूसरे कमरे जाके महफिल बनाते, वहाँ इश्क इश्क की बातें होती, नई दास्तानें, फिल्मी गाने, हीरो हीरोइन के किस्से और कभी कभी अपने रोमांस की मीठी चर्चाएं की। रतनलाल उदास हो गए। फजल रहमान बोलते बजाते चला गया। इंशाअल्लाह अगली बार नई बर्फ की दावत मेरे घर होगी। ये शाही तो लोगों को मौका ही नहीं देती। एक बार मेरे घर भी नई बर्फ की मुबारकबाद देने आ जाओ। अब कहाँ वो दावत में जगह जोश करे था। ये सच्चे झूठे किस्से और शायरी के शेर। सुजाल दीवी बलक सोम बिशुस मशीद गल हुआ। इसका मतलब तुम देवी बल मंदिर में दिए जलाओ, मैं मस्जिद में अजान दूंगा। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई। मास्टर रतनलाल की आंखों आंसू से गुजरा है। खूब की तरह फजल रहमान के शरारत में सुनाए गए शेर नए अर्थों में खोज करा। बर्फ न उतार पूछा गिल शुद्ध, दीदाए वे यार मुश्किल शुद्ध। नई बर्फ पड़ी है, गली तुझे पीछे से कर गई। ऐसे में यार का दीदार मुश्किल हो गया। अपने दोस्त को याद करता है। दिल में हौसला होता है, वो किसको देख पाएगा। ये छोड़ देती है बीच में। वो अपना अपना धर्म कर्म करता, गीता करता रहता वहाँ और कुछ करना नहीं मुझसे। पर ये सोचता भी कितनी देर रहूँगा। तो क्या करता है, एक बार रात गहरा गई, बात थम गई है। अब आदिलें भी पंख समेत घोंसलों में सो गई लगती। कहीं कोई आवाज़ नहीं। मैला से उजास कोहरे भरी सफेदी आंखों में सुइयां सी चुभो रही है। लेकिन मास्टर आज हार नहीं मानेगा। गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ। उम्र बच्चों को यही तो सिखाता रहा है। मास्टर ने पैरों में जूते डाले, कंबल सिर तक खींच मुँह माथा ढक दिया। दरवाजे के पास जाकर कुंडियाँ चिटकनियाँ झाँकने लगा। सबसे पहले तो कोठरी के बाहर निकलना होगा। दरवाज़ा हल्के धक्के से खुल गया। कुंडी नहीं लगी थी। उसे आश्चर्य हुआ, क्या खाना लेकर आने वाला घोड़ा कुंडी लगाना भूल गया। सीढ़ी पर 3 इंच बर्फ की मोटी परतों के बीच पैर धंसा मास्टर दाएं बाएं की टोल लेकर आगे बढ़ने लगा। बर्फ में हल्की सी थक थक के सिवा कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। गली के कुत्ते भी घरों की गर्म राख के आसपास कांग बीच से घुसाए खामोश रह चुके। उसने मुड़कर कोठरी की ओर देखा। वहाँ कोई हरकत नहीं थी। लड़के शायद किसी दूसरे ठिकाने पर चले गए। बूढ़ा भूंगा नींद में बेहोश पड़ा था। सिलाई कलाम की इस घर वाली रात में कहाँ जाएगा। लेकिन मास्टर ने निर्णय लिया, जब मौत आनी ही है तो क्यों ना खतरा मोल ले। गॉड हेल्प तो जहन में घूमती रही किसी चुनौती की सवाल। लटखटाती टांगों को मजबूती से बर्फ में फंसा और कदम कदम बढ़ता रहा। कहीं कहीं बूटों के निशान नजर आए। लगा हाल में ही कोई यहाँ से गुजर गया। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, दूर तक कोई नहीं था। झुकी हुई छत बर्फ के बाहर से दबी बनी थी। तभी बाईं ओर से कुछ आहट सी आई। ठक 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 बर्फ पर बूटों की आवाज़ है। मास्टर रतनलाल के सीने में कई धड़कनें एक साथ उछल आई। हे भगवान, क्या वे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मास्टर ने भागना चाहा, पर बर्फ में पैर धंस गए थे। खामोशी में आवाज़ें गूंज उठी। हॉल्ट। किसी ने आवाज़ दी, हॉल्ट। मास्टर ने देखा सामने से 4 एक जने उसी की तरफ आ रहे हैं। उसने हाथ खड़े कर दिए। कंबल हटाओ, आदेश हुआ। मास्टर ने कंबल बर्फ पर गिरा दिया। मास्टर जी, क्या रतनलाल के भीतर से आवाज़ आई। मास्टर चाचा, मैं शाही हूँ। मास्टर रतनलाल हैरान और आह्लादित बुरके वाली को देखता रहा। मुंह से बोल नहीं फूटा, आंखें धुंधला हुई। यही मोहतरमा हमें यहाँ तक ले आई। एक बार दीदारी ने मुँह खोला। लेकिन 3 दिन कल क्यों नहीं आई। कई प्रश्न मास्टर जी के जहन में घुमाते रहे। शाहीना बोले प्रश्न समझ गए। कल नहीं आ पाई। परसों लौटते हुए घर पर गिर पड़ी थी, बुखार हो गया। आज बड़ी मुश्किल से बीएसएफ कैंप तक जा गए। लेकिन पिछले 3 दिनों से तुम जान गई थी। मतलब तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। मास्टर अकड़ाया। क्या पूछ। लड़की बड़ी बहादुर है मास्टर जी। एक जवान ने मास्टर जी को सहारा दिया। पता नहीं कब से आपको कहाँ कहाँ ढूंढते रहिए। गूंगा चौकीदार परसों किराने की दुकान पर मिला। मैं लोगों से उनके ठिकानों का पता पूछ रही थी, किसी ने नहीं बताया। उस गूंगे चौकीदार ने इशारों से समझाया कि वो 2 दिन बाद ठिकाना बदल रहे हैं। मुझे तो कल ही आना था। रतनलाल कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सुनता। कदम कदम बढ़ाता आगे पीछे उनके साथ साथ होने के एहसास के बीच मुक्त महसूस करने लगा। शाहीन को गले लगाने का मन हो रहा था, लेकिन जहन में खलबली होती थी। इस लड़की ने दहशत गर्दों के ठिकाने पर आने की हिम्मत क्यों और कैसे की।
जबकि उन्हें लड़कियों की तलाश रहती। शाहीन जानती, तुमने शाहीन बेटी इतने बड़ा खतरा क्यों मोल ले लिया? रतनलाल मास्टर अब बीएसएफ की जीप में बैठ चुका था, पर सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। मास्टर चाचा, अबू ने जाते जाते कहा था मास्टर जी को बचाना। मैं अबू की बात बोल नहीं पाया। शाहीन बुखार और ठंड से कांप। शाहीन मास्टर जी के कंधे पर सिर रखकर खोद गया। मास्टर ने सिर पर हाथ फेरा। जवान आश्चर्य से देखते रहे। बड़ा रिस्क लिया लड़की ने, सिर्फ इसलिए कि इसके अबू ने कहा था। सब कुछ दिलेर लगती है, बड़े बड़े तीसवार खां। वो बोलते जा रहे हैं। बातें चल रही थी और मास्टर रतनलाल कुछ नहीं सुन रहा। वो वहाँ पहुँच चुका था जहाँ फजल रहमान का पूरा परिवार रतनलाल के घर में बर्फ की दावतें उड़ा रहा था और शाहीन सौदा के साथ बर्फ की जमते थे। बस इसका मैंने कचरा करके थोड़ा इधर उधर, तो बस मैसेज तो आपको मिल गया क्या कहना चाहती हूँ। तो आपने अपनी कार्रवाई करी। मैं आप सबका आभार मानती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे ये आधी टूटी फूटी कहानी मैंने सुना दी आपको, वो इसलिए ये सुनाई कि मुझे लगा एक चैलेंज था। आपने जी लिखा ही नहीं सांप्रदायिकता के बारे में। सांप्रदायिकता मारना भी नहीं है, कुछ आपसी माहौल भी होता है, ऐसा भी बनता है। तो मैं तो कश्मीर से हूँ, तो आप जानते हैं हम सब का भोजपुरी हैं। बहरहाल जो भी है, सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। जो 50 से लिख रहा है, कुछ तो कूड़ा करके लिखता ही होगा। हम सभी लिखते हैं। हमारे पीछे हमारे आगे बड़े थे, इनमें लीक बनाई, हमने अपने ढंग से कुछ जोड़ा। अब हमारे ये आगे आने वाले लोग ये अपने से उसमें जोड़ते हैं कुछ नई कहानी, नई। खासकर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ, मैंने इधर कुछ नई कहानियाँ भी काफ़ी पढ़ी हैं। अब नए लोग जो हैं बिल्कुल, और खासकर बिल्कुल नए लोग अपने ढंग से देखते हैं चीज़ों को। हालात वही हैं। देखिए कुछ भीतर की बातें ट्रेनिंग वगैरह वो सब तो है ही है, और कुछ बाहर के जो, जैसे उन्होंने भी कहानी सुनाई, जैसे माहौल है, व्यवस्था जैसी है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कैसी हो, उसका विरोध तो हो रहा है। पर विषय लगभग थोड़ा परिवर्तन है, पर लगभग वही है। प्रेम है, घृणा है, तो जो आक्रोश है, बच्चों का आक्रोश, बेरोजगारी, कई चीज़ें हैं। मुझे लगा वही चीज़ें हैं, खाली भाषा बदल गई है। भाषा में, क्योंकि हमने भाषा का दोहन बहुत किया है, तो उसमें थोड़ा लगता है मुझे कुछ फर्क है। बाकी मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा। मैं 2-3 कहानी में नोट भी की थी मैंने, तो उसमें जो कोई अपनी एक प्रेम की बात करे, बहुत समय पहले मैंने एक कहानी लिखी थी। वो वैसी कहानी है। वो क्या है, वो एक कोई अनाथ लड़के किसी को घर में लाते हैं, उसको बेटी बना कर रखते हैं, पर वो बेटी तो है, पर वो घर में जो लड़का है उसे प्यार करने लगती है। तो बड़े लोग बोलते हैं नहीं तुम बहन भाई हो, ये से कैसे चलेगा। वो बहन है नहीं वैसे, पर मानते हैं, तो उसको विवाह नहीं करने देते, तो उनका दुख लिखा है उसमें। तो ये तो खैर होता था, पहले से भी होता है। इसकी कहानी मैंने लिखी थी पहले, बहुत पहले, 30 साल पहले। तो मतलब कहानी में नया कुछ नहीं है, पर ये है कि थोड़ा अपने ढंग से वो बात करते हैं, थोड़ा भाषा वैसा। एक और कहानी मैंने देखी, उसमें बहुत सी जानी पहचाने, कुछ नया नहीं। नया क्या होगा, व्यवस्था में कुछ नयापन है, जो गलत है सही, उसका विरोध है, जैसे इन्होंने किया। और भी काफ़ी कहानियाँ लिखी जा रही हैं इस पर। तो उसमें बोलते नई लीक, क्या नई लीक। देखिए हम जब लिखते हैं ह्यूमन सिचुएशंस के बारे में लिखते हैं, जो मनुष्य की व्यथा करता है, सुख दुख, हम क्या चाहते हैं, लेखक क्या चाहता है? लेखक चाहता है कि वो एक बेहतर दुनिया, बेहतर मनुष्य। उसका मकसद क्या है? चाहे वो स्त्री प्रश्न हो, पुरुष के प्रश्न हो, दलित कई हैं, आप तो जानते इसमें विवाह तो इतना करोगे नहीं। स्त्री तो देखिए, अब मैं कहती हूँ एक वाक्य में, स्त्री आप मन के तहखाने के ताले खोल चुकी है। वो तहखाने ताले थे ना, वो खोल चुकी है। अब वो ठीक से बात करे भाई ये किया तुमने हमारे में, ये क्या, ये हम कराए। कहीं पर ऐसी भी होती है, वो तो हमेशा होती है, वो दूसरी बात है। मैं यहाँ पर वो बहस करने नहीं आई, पर मुझे यही लगता है बार बार, जो जैसे फतवे देते हैं, फतवे देने से काम नहीं होता। आप लिख कर बताएं। अब जब इन्होंने जो कहानी बताई, काफ़ी विस्तार से बताई कि हर तरह की चीज़ें, बेरोजगारी भी है, उसमें काफ़ी चीज़ें, विरोध भी है, प्रतिरोध भी है, तो काफ़ी चीज़ें मिलजुल कर बनती हैं। अब ये ज़रूर है कि मुझे सुनीता की कहानी तो अच्छी लगी, पर मुझे लगा क्योंकि उन्होंने विषय ऐसा लिया है ना जिसमें सभी तरह की चीज़ आ सकती है ना, कि वहाँ पर कोई भी होगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कहानी ऐसी,
उसमें दुनिया भर की बातें आती हैं, तो इसलिए उसमें कमेंट नहीं कर सकते हम। पर ये ज़रूर कहेंगे कि समय बहुत लिया, ऐसा नहीं लेना। मैंने इस कहानी का कचरा किया, हालांकि करना नहीं चाहिए था, पर मुझे लगा समय देखिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा आपने मुझे दिया, पर मुझे तीनों की कहानी बहुत अच्छी लगी। तीन अलग विषय लिए हैं। विषय मतलब जैसे आपके इन्होंने अलग लिया अपना लेबर जॉब, क्या होता है वहाँ लेबर क्लास के लोग किस तरह आपस में सुख कुग्रह से वो कहीं पूछे, कहीं गुरु में कहीं पूछे, और व्यवस्था का विरोध भी है। ये मुझे ठीक लगा। अमोघ की जिंदगी का सच बहुत पूछे। अच्छा, राष्ट्रवाद के कंकड़ जो है वो भी तो बड़ी समस्या है। विकास के कारण कितना नुकसान हो रहा गरीब लोगों का, उनकी जिंदगी, किसान बेरोजगार, वो विषय उन्होंने उठाया ऐसा। और बाद में जो श्राद्ध था, ये तो इसमें कहा मैंने ठीक से सुना नहीं, पर ये जरूर है कि बच्चे लड़के ही क्यों ऋण चुकाएं, ये आपको लगता है? कहानी की सिचुएशन है, वो लड़का है। हाँ, पर आपने कहा ना माता पिता अपना दायित्व नहीं, मैंने नोट किया वो आ सकता है पर अगर कोई बहन नहीं है या दूसरा भाई है तो हो सकता है, या अकेला लड़का है तो सब हाँ बहुत दिया। वो बहन बीमार थी, वो सब वो मैंने सुना, अच्छे से लिखा उसका। बीमारों की थोड़ा सा बोझ बनते ही है, खासकर लड़की हो तो बोझ बनती है, पर निभाना पड़ता है जो और निभाते भी हैं लोग ऐसे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, और आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रकांता जी, आपके विचार भी हमने सुने और कहानी भी, और साथ ही बाकी 3 कहानीकारों की कहानियाँ भी आपने सुनी। बहुत अच्छा लगा। सचमुच में कहानी पढ़ना और कहानी सुनना दोनों भिन्न तरह के अनुभव होते हैं, और यही कविता के साथ भी है, दूसरी रचनाओं के साथ भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेखक इस मोह में होते हैं कि जो मैंने लिखा है, जो बहुत चर्चित है या जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, वही सुनाना भी चाहिए। लेकिन जैसे चंद्रकांता जी बोल रही थी कि भाई पाठक क्या चाहता है और लेखक क्या चाहता है, इसका जो एक जो अंतर विरोध की बात कर रही थी, तो पाठक तो आपसे किनारा कर सकता है, लेकिन एक श्रोता जब आपके बीच आ जाता है तो श्रोता क्या चाहता है उसका ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल आपके मुखामुखी है, आपके सामने है। उसको ध्यान में रख करके हमेशा कहानी सुनाई जाए। ये प्रत्येक आयोजक जो है, साहित्यिक समारोहों का आयोजक ये चाहता है, और हमारे कहानीकारों ने अपनी तरह से सबने प्रयास किया कि अपनी कहानियों को जो है समय सीमा के भीतर लाने की कोशिश करें। बल्कि सुनीता तो जब सुना रही थी तो वो तो कई एपिसोड थे, हर एपिसोड के बाद मुझे लगता था कि अब शायद कहानी खत्म करके अब वो बैठेंगे कि बस यहीं तक कहानी है लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर भी जिस तरह से उन्होंने कहानी सुनाई, ये कहानी सुनाने का हुनर हमारे सभी प्रिय कथाकारों के पास आए, ये हम उम्मीद करेंगे, ये हमारी कामना होगी। और कहानियों में तो जिस तरह की चीज़ें होती हैं, चंद्रकांता जी ने कहा कि हर तरह की चीज़ होती है। एक प्रतिरोध की बात से लेकर के, और जो एक एहसास है आनंद का, उस तरह की चीज़ें भी, सकारात्मक से लेकर के नकारात्मक चीज़ें भी, प्रतिरोध से लेकर के स्वीकार की चीज़ें भी, तो तमाम तरह के अनुभवों से गुजरने का अनुभव हम अकादमी के कार्यक्रमों में आपको देते रहना चाहते हैं, और आप लोग हमारा समर्थन करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे कार्यक्रमों में शामिल होकर के यह बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कार्यक्रम यूट्यूब के चैनलों पर भी, हमारा जो साहित्य अकेडमी का यूट्यूब चैनल है उस पर भी प्रसारित किया जाता है।
आज का कार्यक्रम सीधा प्रसारित नहीं हो पाया किसी तकनीकी कारणों से, लेकिन उसे हम भविष्य में अपलोड करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो श्रोता, जो साहित्य प्रेमी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, भविष्य में आपकी कहानियों को सुन करके उसका लाभ उठाएंगे। एक सूचना देना चाहूँगा कि कल एक और कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। प्रतिष्ठित हिंदी कथाकार मोहनदास लैनिस राय जी एक व्याख्यान देंगे कल शाम के 5:30 बजे हमारे तृतीय तल स्थित सभागार में। इस व्याख्यान का विषय है हिंदी साहित्य और बौद्ध दर्शन। आज एक ऐतिहासिक घड़ी है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार हुआ है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहीं न कहीं बौद्ध दर्शन का केंद्र भी रहा है। तो ऐसे स्थिति में अनायास ये एक बात हो गई है कि अकादमी ने इस तरह का एक आयोजन किया है। हम चाहेंगे कि आप लोग समय निकाल करके उस आयोजन में भी शामिल हों। और इधर हाल में अकादमी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है नई परिस्थितियों को देखते हुए कि हम जब कार्यक्रम आयोजित करें तो आपके सामने जो है उसकी सूचना त्वरित रूप से पहुंच सके। तो जो लोग आप में से उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, उनसे अनुरोध होगा कि हमारे बुक शॉप में अपना नंबर हमारे लिए छोड़ जाए, हम लोग आपको उस ग्रुप में शामिल करेंगे। दूसरे मित्रों का भी सुझाव आप उसमें दे सकते हैं और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, यह हमेशा कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अकादमी की तरफ से हमारे सभी चारों कथा लेखिकाओं का और आप सबका भी। आप लोग, यद्यपि ये गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी चाय पी करके अवश्य जाए और साथ में उसके साथ कुछ जलपान भी ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।